आपका क्या कहना है, वाटरप्रूफिंग डिज़ाइन का क्या मतलब होता है? डिज़ाइन इसका पार्ट जो आता है कि सिलेक्शन ऑफ द राइट मटेरियल। जो भी मटेरियल हम यूज़ करें वो मटेरियल होना चाहिए यूज़र फ्रेंडली। पीडब्ल्यूडी ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला है 3.7 करोड़ से, तो आपको क्या लगता है इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स, कई बार लोग एक्सपेंशन जॉइंट्स और कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स में कंफ्यूज होते हैं, तो एक बार आप थोड़ा सा फर्क बताएंगे कि क्या होता है, जस्ट फॉर क्लैरिटी। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट एक्चुअली क्या है? दिस इज अ वेरी पेपर जॉइंट, इट्स अ वेरी थिन जॉइंट। तो आपको क्या लगता है कि वो जो फेलियर हुआ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? सो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इसमें पूरा का पूरा सिस्टम को मैं रिस्पॉन्सिबल मानूंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट में। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल से स्टार्ट करने वाले अपना पॉडकास्ट कि वाटरप्रूफिंग डिज़ाइन का मतलब क्या होता है। ये टॉपिक सिर्फ होम ओनर्स के लिए ही नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी टॉपिक है। और इस टॉपिक को कॉन्वर्सेशन में आज लाने के लिए हमारे साथ हैं सुकांता मलिक जी, जिनका 36 साल से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और 26 साल से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन केमिकल्स इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रहा है, और जो मैकफॉल्ट के बिजनेस हेड भी हैं। जितना भी मैकफॉल्ट के ब्रांड की टेक्निकल साइड से जो टीम को लीड करते हैं, दैट इज़ मिस्टर सुकांता मलिक। तो उनके साथ आज ये टॉपिक के ऊपर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल उनसे करने वाले हैं, जिसके वो आज जवाब देंगे। क्योंकि वाटरप्रूफिंग सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, वो एक प्रॉपर इंजीनियरिंग की साइंस है। तो वेलकम सुकांता जी इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच ऋषभ जी, मुझे बुलाने के लिए। इस तरीके का एक पॉडकास्ट इतना इम्पोर्टेंट, एंड आई फॉलो योर पॉडकास्ट। वो बहुत ही अच्छा बेहतरीन पॉडकास्ट है। एंड आप जो मतलब मैंने डीप डाउन टू द मोस्ट माइन्यूट डिटेल ऑफ वाटरप्रूफिंग, इसमें आप जाते हो। रियली ये सीखने का वो है, एक सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग इसका ही डिस्कशन करेंगे। और आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड सिंस 1987। आई मीन आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। तो उसका बाद मेरा करीब 38-39 साल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। 10 साल मैंने काम किया डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन में, and I worked for Nuclear Power Corporation. I worked for Durgapur Steel Plant Modernization, UP State Electricity Board. तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने किया है। उसका बाद एंड कोइंसिडेंटली जब मैं कंस्ट्रक्शन में था, उसी टाइम से वाटरप्रूफिंग वाला पार्ट मेरा ऊपर ही आ जाता था। तो शायद मेरा भाग में लिखा ही था कि हमें वाटरप्रूफिंग में ही करना है। देन लास्ट सिंस 1997 मैं इसी में वाटरप्रूफिंग में काम कर रहा हूँ। So 87 since 87 I was in construction, and 97 से अब तक 10 साल मैं इसी में वाटरप्रूफिंग एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल में काम किया हूँ। So while working in this construction chemical as well as in the construction industries, उसमें मेरा अभी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट शायद मुझे याद भी नहीं है कितना प्रोजेक्ट में काम किया, बट it must be something more than 2000 प्रोजेक्ट जहां हमने काम किया है। NTPC का काफ़ी सारा प्रोजेक्ट में मैंने मतलब वाटरप्रूफिंग वाला काम किया है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन का काम किया है। दुर्गापुर स्टील प्लांट मॉडर्नाइजेशन, जहाँ LT-HT सबस्टेशन था, वो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर एंड द वाटर टेबल वाज वेरी हाई। तो वहाँ कोई वाटरप्रूफिंग का सिस्टम भी वहाँ था नहीं, ओनली ग्राउटिंग करके हमने काम सीखा है। तो मेरा ये जर्नी में मेरा एक मतलब काम सीखने के लिए मैं एकदम ग्रासरूट लेवल में जाता हूँ। मैं इन लोगों का साथ, जो ऑपरेटर्स है, जो मिस्त्री है, इन लोगों का साथ काम करता हूँ। मशीन खोल के उसका हर एक पार्ट्स को ओवरऑल करके फिर मैंने असेंबल किया है। तो इस तरीके से वाटरप्रूफिंग का काम सीखा है।
तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि वाटर प्रूफिंग का जो माइन्यूट डिटेल्स लेके हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। कोशिश करूँगा मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए आपका दर्शकों के लिए। तो लेट अस स्टार्ट। राइट। तो जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि वाटरप्रूफिंग डिज़ाइन, तो वाटरप्रूफिंग डिज़ाइन को बहुत लोग एक वाटरप्रूफिंग को एक डिज़ाइन के एस्पेक्ट से लोग देखते नहीं हैं। तो आपका क्या कहना है, वाटरप्रूफिंग डिज़ाइन का क्या मतलब होता है? राइट। So waterproofing design, having said that, this is a very complicated thing. Though it is not so complicated, अगर हम इस चीज को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करें। सो नंबर वन, डिजाइन इसका पार्ट जो आता है कि सिलेक्शन ऑफ द राइट मटेरियल। सो हम कौन सा मटेरियल यूज करेंगे उस जगह में, तो इसका एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि जो भी मटेरियल यूज करेंगे इट शुड बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। एटलीस्ट उसका जो लाइफ स्पैन है वो मिनिमम 20 ईयर्स, 20 to 25 ईयर्स अगर एक्सपोज टू वेदर भी रखा जाए तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज जो भी मटेरियल हम यूज़ करें वो मटेरियल होना चाहिए यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली मतलब इजी टू अप्लाई। अदरवाइज साइट कंडीशंस क्या है, उस कंडीशंस में हमने मतलब मैं आपको एक बहुत बेहतरीन मटेरियल सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जाके जब साइट में यूज़ होगा वो किस तरीके से यूज़ होगा वो हम नहीं जानते हैं। ठीक है, उसका मिक्स प्रोपोर्शन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो हम जब वाटरप्रूफिंग मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि दिस शुड बी इजी टू अप्लाई। द थर्ड इज, एज इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट, तो हमारा ये रिजनेबल प्राइसिंग भी होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट शुड बी इको फ्रेंडली। वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू आवर नेचर। एंड ऐसा कोई भी मटेरियल हमें यूज़ नहीं करना चाहिए जो ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करे, जो लोग काम कर रहा है, जो एप्लीकेटर्स है उनका शरीर का नुकसान हो, उनका हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम हो और एनवायरनमेंट का कोई नुकसान ना हो। सो दीज आर द बेसिक क्राइटेरियाज फॉर सिलेक्टिंग द राइट मटेरियल। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चरल पार्ट। इन वाटरप्रूफिंग हमारा जो कंस्ट्रक्शन केमिकल इंडस्ट्री है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वाटरप्रूफिंग का कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। एंड कोई अगर बेसमेंट पूछे तो हम उसको सिर्फ बेसमेंट का ही स्पेसिफिकेशन दे देते हैं विदाउट नोइंग देयर स्ट्रक्चरल डिटेल। सो वाइल डिज़ाइनिंग, और मेरा ख्याल से जब भी कोई स्पेसिफिकेशन हमें देना है तो उस स्पेसिफिकेशन को हर साइट के लिए कस्टमाइज करना है। और स्पेसिफिकेशन लिखने का पहले हमें आर्किटेक्ट या कॉन्ट्रैक्टर जो भी हमारा क्लाइंट है उनसे हमें ड्राइंग मांगना चाहिए। लाइक अ राफ्ट, ओके, एक बेसमेंट बन रहा है उसका कंटिन्यूअस राफ्ट है तो उनके लिए हमारा वाटरप्रूफिंग मटेरियल अलग से सिलेक्शन होगा, हमारा सिस्टम अलग से सिलेक्शन होगा। लेकिन कहीं आपका स्टिच स्लैब है, स्टिच स्लैब में क्या होता है कि आइसोलेटेड फाउंडेशन एंड ऑल दोज फाउंडेशन विल बी कनेक्टेड विथ अ स्लैब जिसका थिकनेस भी उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो लोड बियरिंग नहीं होते। तो उस केस में हमारा फिर वाटरप्रूफिंग का जो डिज़ाइन होगा उस डिज़ाइन को हमें कस्टमाइज करना है। कहीं पाइल फाउंडेशन है, पाइल फाउंडेशन का जो डिटेल डिज़ाइन होगा, द जॉइंट बिटवीन पाइल फाउंडेशन एंड द योर मेम्ब्रेन सिस्टम, उसमें भी हमें इन डिटेल काम करना है, उसका ड्राइंग बनाना है एंड दैट नीड्स टू इनकॉर्पोरेट इनटू द स्पेसिफिकेशंस ऑल्सो। अदरवाइज क्या होगा, वो चीज़ उसी जगह में, मतलब आप बेहतरीन मटेरियल लगाइए, यू गो फॉर द बेस्ट मटेरियल, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसमें, मैं उसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका घर का दरवाज़ा बहुत अच्छा एक सागौन का लकड़ी से बनाया और उसका एल्ड्रॉप एक एल्युमिनियम का लगा दिया तो चोर उसको इजीली तोड़ के अंदर आ जाएगा, अब कितना भी महंगा मटेरियल लगाइए। सो यू नीड टू, आई मीन व्हाइल डिजाइनिंग द waterproofing system, we need to take care all the minute details
कि हर एक जंक्शन में, हर एक इंसर्ट्स में, हर एक ईपीज में किस तरीके से वो मेम्ब्रेन हो, लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन हो या प्रीफॉर्म मेम्ब्रेन हो, किस तरीके से हम उसको टर्मिनेट करेंगे। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि डिज़ाइन के अंदर हमारे को क्या क्या एस्पेक्ट्स कंसिडर करने होते हैं। Right. तो अगर मान लीजिए वाटर प्रूफिंग फेल होती है किसी स्ट्रक्चर के अंदर, तो उससे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं उसके स्ट्रक्चर पर? राइट। सो वाटर प्रूफिंग जनरली क्या है, इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मैं भी कंस्ट्रक्शन में काम किया, इसीलिए जनरली साइट इंजीनियर्स एंड इन लोगों का जो मेंटेलिटी है, मेंटेलिटी मतलब एक थॉट प्रोसेस जो कि अभी ड्रेस्टिकली चेंज हो गया। दैट इज़ द गुड थिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैं आज से 27-28 साल पहले जब कंस्ट्रक्शन में काम करता था, तो देयर वॉज अ ब्लेटेंट डिसरिगार्ड टू द वाटर प्रूफिंग। हम कहते हैं अरे वाटर प्रूफिंग वाला तुम लोग थोड़ा साइड हो जाओ, हमें मेन कंक्रीट बना करने दो, ये करने दो। कंक्रीट होने का बाद ही बोलता है कि इसको आप जल्दी ख़त्म करो, मुझे नेक्स्ट ऑपरेशन में जाना है। कंक्रीट 28 दिन नहीं हुआ, क्योरिंग नहीं हुआ, ये सब चीज़ हम लोग करते थे। बट एक चीज़ जो आपने अभी क्वेश्चन मुझे पूछे है कि वाटर प्रूफिंग अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो एक तो लीकेज होगा, वेरी सिंपल। और उस लीकेज में अगर आप परेशान नहीं है कि आप बोलेंगे कि हमारा बेसमेंट में लीकेज हो रहा है, ठीक है, होने तो हम उसमें टाइल्स लगा देते हैं या ऐसा कुछ करते हैं जो कि ड्रेन आउट करके पानी को बाहर फेंक देता है सम्प बना के, ये सब भी हो सकते हैं। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि पानी जब आपका स्ट्रक्चर का अंदर आ रहा है, स्ट्रक्चर मतलब आरसीसी स्ट्रक्चर, अब रिइंफोर्समेंट पानी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है। पानी जब ग्राउंड वाटर हो या रेन वाटर हो, ये कंप्लीट ये एकदम प्योर पानी नहीं है, इसका अंदर कंटामिनेशन है, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन एक्सेट्रा। एंड जो कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जिससे कि कोरोजन होते हैं, उस कोरोजन को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और एक बार अगर कोरोजन प्रोसेस सेट इन हो गया अंदर, सो ये बढ़ते जाएगा। तो अगर वाटर प्रूफिंग ठीक नहीं हुआ, एंड मे बी इट मे नॉट बॉदर यू राइट नाउ, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स आप देखेंगे कि आपका स्ट्रक्चर में क्रैक आ गया, और उस क्रैक धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर आप 100 साल के लिए, 50 साल के लिए डिज़ाइन किया था, 10 साल का अंदर वो स्ट्रक्चर कंप्लीटली आपको रिहेबिलिटेशन मांगेगा, और उसमें आपको नया तरीके से रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा, विच इज़ मच मोर कॉस्टलियर दैन द ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, एज वेल एज 100% मतलब जो नया, जैसा हमारा बॉडी है, अगर कुछ बीमारी आ गया तो उसको ठीक हो सकता है, लेकिन 100% नहीं, एज मतलब जो कि आपका ओरिजिनल बॉडी है उस तरीके से नहीं हो सकते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स कुड हैपन अगर हम वाटर प्रूफिंग को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया, वाटर प्रूफिंग का डिज़ाइन को प्रॉपरली नहीं किया। तो एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग अगली उसमें आएगा, इट विल लुक अगली, एंड द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द आरसीसी स्ट्रक्चर विल बी डिटोरिएट लाइक एनीथिंग। राइट। तो जो आपकी बात से मेरे को एक चीज़ ध्यान आई, जो अभी रिसेंटली पीडब्ल्यूडी ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला है 3.7 करोड़ का प्रगति मैदान की वाटर प्रूफिंग के लिए। तो अब वो उन्होंने निकाला है जब स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो चुका है, अब उनकी लीकेज हो रही है। नाउ दे हैव गिवन अ कंडीशन कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर उसको बिड करता है वाटर प्रूफिंग करने के लिए, उसको उसकी 10 साल की गारंटी देनी है कि अगर उसमें 10 साल के अंदर कोई भी लीकेज आई तो उसको पूरा पैसा पीडब्ल्यूडी को, गवर्नमेंट को वापस करना होगा। इस कंडीशन पे उसको उस पानी को रोकना है। जो बना बनाया स्ट्रक्चर है वो भी अंदर की साइड से बेसमेंट में, जहां पर उसको कोई विजिबिलिटी नहीं है कि बाहर हो क्या रहा है, बाहर पानी कहाँ से आ रहा है, किस फोर्स से आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एक तो पहली चीज इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं, और दूसरा आपको क्या लगता है कि ये स्टेज पर आई कैसे बात कि इस तरीके का काम उनको निकालना पड़ रहा है? राइट। कॉन्ट्रैक्ट का बारे में भी मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ कि ये दिस इज़ अ गवर्नमेंट जॉब। बट द सेकेंड थिंग इज़ कि इस तरीके का सिचुएशन क्यों राइज किया, क्योंकि ये इसीलिए आया, इस तरीके का सिचुएशन आया कि जो वाटर प्रूफिंग का डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को डेफिनेटली हमने पहले उसको
ठीक तरीके से किया नहीं, उसका एग्जीक्यूशन, उसका मटेरियल मतलब एप्लीकेशंस, मटेरियल, एवरीथिंग, जो मैंने जो पहले वाला बात कहा था कि व्हाई द डिजाइनिंग ऑफ एनी वाटर प्रूफिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द रीज़न कि बाद में क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट निकालना पड़ेगा, इस तरीके का टेंडर निकालना पड़ेगा कि 10 साल तक ये चले। लेकिन 10 साल भी क्या उस स्ट्रक्चर के लिए, क्या 10 साल काफ़ी है? 10 साल तक हो सकता है उसमें पानी ना आया, या ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर कुछ पैसा उसमें टेंडर में ऐसा ही डाल के रखे कि हम हर साल बरसात का टाइम में जाके कुछ ग्राउटिंग करके उसको बंद करेंगे। बट व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? आपको एक टाइम आएगा जब उसका जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, वो इंटीग्रिटी इतना खतरे में आ जाएगा कि उसको तोड़ के फिर से बनाना छोड़ के, मतलब उसको डिसमेंटल ही करना पड़ेगा। ये छोड़ के आपका पास और कोई चारा नहीं रहेगा। राइट। तो आपको क्या लगता है कि वो जो फेलियर हुआ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए कि सही वाटर प्रूफिंग का सिस्टम सेलेक्ट हो, सही वाटर प्रूफिंग का डिज़ाइन हो, जिससे कि ऐसे स्टेज पे आए ना? हु शुड बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दिस? एग्जैक्टली। सो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इसमें पूरा का पूरा सिस्टम को मैं रिस्पॉन्सिबल मानूंगा, राइट फ्रॉम द आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल डिजाइनर, द वाटर प्रूफिंग एजेंसीज, द कंस्ट्रक्शन केमिकल एजेंसीज हु मैन्युफैक्चर्ड द मटेरियल, एंड द पर्सन who has applied, the contractor and the department. So the entire system, because कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाया किसी ने इनको। द प्रॉब्लम विथ आवर सिस्टम इज दैट कि अगर कोई रेपुटेड कंपनी एक लिख के दे देता है कि मैं इतना साल का गारंटी दे देता हूँ, उसको हम मान लेते हैं। हम देखते नहीं हैं कि एग्जैक्टली हमारा स्ट्रक्चर का बिहेवियर कैसा है। हमारा स्ट्रक्चर में अगर कंटिन्यूअस हेवी व्हीकल्स मूव कर रहा है तो उसका जो मूवमेंट होगा, उसमें वाइब्रेशन आएगा, वो किस तरीके से आएगा, और उस वाइब्रेशन जो मेम्ब्रेन हमने लगाया या जो भी कोटिंग्स हमने लगाया, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली उसमें लगा था, बट जो भी हमने लगाया वो क्या उस चीज़ को, उस इम्पैक्ट को सहने का, मतलब उसको विस्टैंड करने का क्षमता रखते हैं या नहीं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसमें पूरा के पूरा सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा ऐसा काम के लिए। क्या इसमें जिसने सिविल कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट लिया है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, क्या उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसमें? हाँ, ऑफ कोर्स उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं, क्योंकि जिन्होंने काम लिया वाटर प्रूफिंग भी उन्हीं का ही उसमें स्कोप में था। अगर उनको लग रहा था कि ये सिस्टम नहीं चलेगा, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी शुड ऑल्सो पुट देयर फुट डाउन कि नहीं, ये सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा, एंड दे नीड टू राइट टू द आर्किटेक्ट एंड कंसल्टेंट और द गवर्नमेंट बॉडीज़ कि हमें ये सिस्टम में फिर से आप वो करिए और करके इसका आइटम बनाया जाए। बिकॉज दिस इज़ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो कि आफ्टर एक्सकैवेशन हमें पता चलते हैं कि वाटर टेबल कितना है, या पुराना कुछ स्ट्रक्चर है, उसका अंदर स्टोन है, या सॉइल जो है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट सॉइल। सो ऑल दिस थिंग्स हमारा मतलब इन लोगों को देखना चाहिए, जो भी इंजीनियर है। एक्चुअली मैं इसमें इंजीनियरिंग को दोषी बताऊंगा, क्योंकि हम लोग पढ़ के आया है, जब हमने किसी कॉलेज से इंजीनियरिंग करके जब इस फील्ड में आता हूँ, सो वी शुड कम विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट मेरे मतलब मैं सोचता हूँ कि द स्ट्रक्चर, मैं क्लाइंट सोचता हूँ स्ट्रक्चर को, कि ये स्ट्रक्चर मेरा क्लाइंट है और उसी को साथ करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम करेंगे नहीं। सो दैट शुड बी आवर मोटो, एंड इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द सिविल इंजीनियर्स। राइट, दैट इज़ वेरी राइट कि एज एन इंजीनियर वी बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका आउटकम क्या होने वाला है। तो उस चीज़ को हमारे को मतलब एकदम अपने बिल्डिंग की तरह, नॉट जस्ट कि हमारे को किसी को हैंड ओवर करके देना है, बट इट इज़ लाइक आवर ओन बिल्डिंग, क्योंकि जो बिल्डिंग हमने एज एन इंजीनियर बनाई है वो हमारी लेगेसी है। हमारे को याद किया जाएगा उसके लिए मतलब जनरेशन्स तक
कि ये इंजीनियर्स थे जिन्होंने मिलके इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया है, इस बिल्डिंग की वाटर प्रूफिंग डिज़ाइन की है, एवरी स्टेप में हमारी लेगेसी में वो काउंट होती है। एग्जैक्टली लाइक हम लोग जो मेडिकल वो होता है तो उसमें एक हिपोक्रेटिक ओथ होता है, बट इंजीनियरिंग भी में ऐसा ही कुछ होना चाहिए जिससे कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी आर रिस्पॉन्सिबल, सिविल इंजीनियर्स आर रिस्पॉन्सिबल, मैकेनिकल इंजीनियर्स और जो भी है उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस दिलाना चाहिए। सो राइट राइट। तो अब जो वाटर प्रूफिंग की स्पेसिफिकेशन जब हमें डिज़ाइन करनी होती है तो उसमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, हमारे को फर्स्ट स्टेप क्या है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट वो है। मेरा कुछ मैगजीन्स में मैं लिखता भी हूँ, तो उसमें एक में था जिसका हेडलाइन था बिल्ट ऑन द बेसिक्स। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये मटेरियल कहाँ है, फॉरेन से मटेरियल आया है, एमएनसी कंपनीज है, बट हम जो बेसिक्स है, इंजीनियरिंग का बेसिक्स है, उस चीज़ में हम ध्यान नहीं देते हैं। सो बिल्ड ऑन द बेसिक्स में हमारा जो हम 4 पॉइंट्स बताते हैं कि 4 पॉइंट का ऊपर आप कंसंट्रेट करो। व्हाट आर द 4 पॉइंट्स? द फर्स्ट पॉइंट इज टू मेक योर स्ट्रक्चर dense, your concrete dense, so that and reduce the water paths, the capillary pores, so that वहाँ से पानी घुस ना पाए। इट्स लाइक मेक योर बॉडी सो स्ट्रॉन्ग विथ प्रोटीन एंड ऑल कि आपका बॉडी रेजिस्टेंस टू बीमारी हो जाए। ठीक है, तो ये आपका जो वो है, ये हेल्थ को हमने इम्प्रूव किया। सो दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 मैं थोड़ा सा डिटेल में भी बताऊंगा कि ये नंबर 1 में क्या करना है, नंबर 2 में। पहले मैं 4 स्टेप बता देता हूँ। सो द सेकेंड स्टेप इज सबसे वर्नरेबल पॉइंट्स जो होते हैं, द मोस्ट वर्नरेबल पॉइंट्स आर द कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स। कंस्ट्रक्शन जॉइंट हम अवॉइड कर नहीं सकते हैं क्योंकि एक दिन में कंप्लीट पोर हो नहीं सकते हैं, तो हमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट देना ही पड़ेगा। सो कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ये मेरा इतना दिन का जो एक्सपीरियंस है एंड इतना वाटर प्रूफिंग का प्रोजेक्ट्स जहाँ काम किया, यू डोंट बिलीव कि मैंने ये भी देखे है कि एक साइट का अंदर, मतलब कंस्ट्रक्शन जॉइंट का अंदर इतना मिट्टी था कि एक झाड़ू मतलब आर पार वो है, मतलब इट कैन गो थ्रू एंड थ्रू। सो ये टाइप का चीज़ था। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स को हमें टेक केयर लेना है। कैसे टेक केयर लेना है? बॉन्डिंग मटेरियल, बॉन्डिंग एजेंट्स एंड स्वेलेबल वाटर बार, ये एक चैप्टर हो गया। एंड ये मतलब दिस इज वन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज provide membrane barrier, water barrier to the positive surface. So positive surface क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक वाटर बैरियर हो गया, एंड दिस वाटर बैरियर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसी में हमें चूज करना पड़ेगा राइट मटेरियल एट राइट प्लेस। एंड द थर्ड वन इज, ये सब करने का बावजूद भी अगर कहीं कुछ पोर्स वॉइड्स रह गया तो उसको हमें वाटर प्रूफ करना पड़ेगा बाय इंजेक्शन ग्राउटिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ इंजेक्शन ग्राउटिंग सिस्टम, वो इपॉक्सी हो सकता है, माइक्रोफाइन सीमेंट हो सकते हैं, नॉर्मल सीमेंट हो सकते हैं, पॉलीयूरेथेन हो सकते हैं, और भी बहुत सारे एक्रिलिक जेल हो सकते हैं, और भी बहुत सारे ग्राउटिंग का सिस्टम है। वो ये 4 पॉइंट में हमें स्टिक करना है। द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज make your concrete so dense that water should not penetrate through it. The second is take care of the construction joint. The third is to provide a water barrier at the positive side. And fourth one is grouting. Right. तो अगर इन 4 पॉइंट्स को अगर हमने ध्यान रखा तो क्या इससे हमारी कोई भी वाटर प्रूफिंग की स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, इन 4 चीज़ों को ध्यान रखें? एग्जैक्टली ये 4 चीज़ को अगर हम ध्यान रखें तो हमारा किसी भी वाटर प्रूफिंग का जो स्पेसिफिकेशन है वो कंप्लीट वाटर मतलब हो जाते हैं। Right. ये छोड़ के भी जो पहले मैंने कहा था कि डिज़ाइन का जो पार्ट है, सो जो छोटा छोटा पार्ट्स है लाइक द पाइप जॉइंट्स, द आउटलेट पाइप्स, डाउन टेक्स पाइप्स, ये सब का जो कनेक्शन डिटेल है, ये डिटेल अगर हम लोग प्रॉपरली किया है तो किसी भी आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल 4 स्टेप अगर हम फॉलो किया तो हम एक
स्ट्रक्चर को कंप्लीटली वाटरप्रूफ बना सकते हैं। अच्छा, राइट। तो इसके अंदर जैसे आपने कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स के ऊपर आपने काफ़ी स्ट्रेस दिया, राइट। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स कई बार लोग एक्सपेंशन जॉइंट्स और कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स में कंफ्यूज होते हैं। हाँ हाँ कई लोग कोल्ड जॉइंट्स भी बोलते हैं, कई हाँ, लोग उससे भी कंफ्यूज होते हैं। तो एक बार आप थोड़ा सा फ़र्क बताएंगे कि क्या होता है, जस्ट फॉर क्लैरिटी। जी जी जी, राइट। सो कंस्ट्रक्शन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट। कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो मैं अपना स्टूडेंट को स्टूडेंट मतलब जो भी ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं मेरे पास, उनको समझाता हूँ कि जहाँ रेनफोर्समेंट थ्रू एंड थ्रू है तो उसमें वो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स है। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट एक्चुअली क्या है, दिस इज अ वेरी पेपर जॉइंट, इट्स अ वेरी थिन जॉइंट्स, और वो जॉइंट मोस्टली मजबूरी से हमें देना पड़ते हैं। तो मजबूरी से मतलब एक पोर जब हम एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, नेक्स्ट डे जब आया तो एक पोर्शन ऑलरेडी सेट हो गया, फाइनल सेटिंग टाइम उसका कंप्लीट हो गया 10 घंटा, एंड नेक्स्ट पोर तब ये ग्रीन कंडीशन में है। तो ओल्ड कंक्रीट टू न्यू कंक्रीट प्रॉपरली ज्वाइन नहीं होते हैं। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स। द सेकेंड इज द कंट्रोल जॉइंट। कंट्रोल जॉइंट क्या होता है? कंट्रोल जॉइंट हमें, जैसे आप एक स्ट्रीट कंक्रीट किया, एक रोड का कंक्रीटिंग किया है, तो उसमें हमें जॉइंट क्रिएट करना पड़ता है बाय कटिंग थिन जॉइंट 6 to 8 मिलीमीटर थिक, जिसको बाद में हमें फिलअप करना पड़ता है टू एकोमोडेट द एक्सपेंशन कंट्रैक्शन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एक्सपेंशन जॉइंट। सो एक्सपेंशन जॉइंट, आजकल एक्सपेंशन जॉइंट एंड सिस्मिक जॉइंट, सो टोटल अगर हम जॉइंट मतलब कंस्ट्रक्शन में अगर जॉइंट का बात करें तो वन इज जो कोल्ड जॉइंट हो गया, कंस्ट्रक्शन जॉइंट हो गया, सेकंड हो गया जो कि हमें बनाना पड़ा, द थर्ड वन इज द एक्सपेंशन जॉइंट जो कि बिल्डिंग का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रखता है, एंड द फोर्थ वन इज द सिस्मिक जॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा मतलब उसका विड्थ ज़्यादा होता है। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट ओनली, बट इसका क्या है, विड्थ थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा मतलब about 175 to 100 और 150 mm, so that कि बिल्डिंग अर्थक्वेक का टाइम में जब बिल्डिंग का सोए होगा तो उस टाइम में ये एक बिल्डिंग दूसरा बिल्डिंग का ऊपर लोड क्रिएट नहीं करेगा, दो लोड ट्रांसफर नहीं करेगा। सो उसके लिए हमें जॉइंट प्रोवाइड करना पड़ता है। सो बेसिक डिफरेंस विथ कंस्ट्रक्शन जॉइंट एंड एक्सपेंशन जॉइंट इज कि जिसमें रेनफोर्समेंट चालू है, मतलब थ्रू एंड थ्रू रेनफोर्समेंट है, उसको आप कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोल सकते हो, जहाँ रेनफोर्समेंट कट हो जाता है एंड प्रॉपर जॉइंट बनाया जाते हैं टू एकोमोडेट द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, उस चीज़ को हम कहते हैं एक्सपेंशन जॉइंट। सिस्मिक जॉइंट मैंने बताया आपको। सो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का जो है, उस जॉइंट को ट्रीटमेंट करने के लिए प्रॉपर स्पेसिफिकेशन बनाना है, नहीं तो बाद में, एंड स्पेसिफिकेशन एंड उसका एग्जीक्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर प्रूफिंग हमने कर दिया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगाया, बट एक्सपेंशन जॉइंट को प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया तो आपको बाद में प्रॉब्लम दे सकता है। एंड मोस्टली जो टेरेस गार्डन, पोडियम, हार्डस्केप, लैंडस्केप एरिया है, उसमें मोस्टली जो लीकेज प्रॉब्लम दिखता है, दैट इज फ्रॉम द एक्सपेंशन जॉइंट। So we need to take care of the expansion joint and we have to give the best material for that. राइट, गॉट इट। ठीक है, तो मैं वापस स्टेप 1 पे आता हूँ, जो आपने फर्स्ट स्टेप बताया कि हमारे को कंक्रीट को इतना डेंस कर देना है कि उसमें से पानी ना पेनिट्रेट हो पाए। तो उसके लिए क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए इसके लिए? सो कंक्रीट, जब भी हम कंक्रीट का बारे में बोलेंगे, सो द फर्स्ट थिंग व्हाट हमें थोड़ा कंक्रीट टेक्नोलॉजी को रेफर करना है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी मेनली सीमेंट जो कि बाइंडर का काम करता है। तो सीमेंट का जो हाइड्रेशन होते हैं, जो हाइड्रेशन का मतलब जो रिएक्शन होता है पानी का साथ, और होके जो पेस्ट बनता है, एंड पेस्ट बनने का बाद जो सॉलिडिफाई होने का बाद वो कम्प्लीटली एक रॉक सॉलिड मटेरियल बन जाता है जो कि कंक्रीट का मेन इंग्रेडिएंट है। तो सीमेंट का हाइड्रेशन के लिए जनरली 20 to 23% पानी का जरूरत पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ सीमेंट। अब क्या है, अब हम 0.2 या 0.23 वाटर सीमेंट रेशियो में कंक्रीट नहीं बना सकते हैं। अगर हम कंट्रोल कंक्रीट का बात करें तो सम केसेस हमें 0.7 तक वाटर सीमेंट रेशियो को लेके जाना है।
ठीक है, सो दैट वी कैन गेट सम वर्केबल कंक्रीट। ठीक है, सो ये जो वर्केबिलिटी के लिए जो पानी हम एक्स्ट्रा डाल रहा है, वो पानी कर क्या रहा है, वो पानी कंक्रीट का अंदर छोटा छोटा कैपिलरी पोर्स बना के वहाँ सेटल हो जाते हैं। एंड स्लोली ये जब इवापोरेट करते हैं तो ये कैपिलरी पाथ्स बनाते हैं। कैपिलरी पाथ्स, जब दो कैपिलरी पार्ट्स का जरिए एक साथ कनेक्टेड हो जाता है तो वो बन जाता है वाटर प्रूफ, मतलब वाटर पेनिट्रेशन का मेन सोर्सेस, और उसी का अंदर से पानी अंदर आते हैं। तो हमें करना क्या है, वन, वी हैव टू रिड्यूस द वाटर सीमेंट रेशियो, so we need to use some kind of admixture, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, जिससे कि हम वाटर सीमेंट रेशियो को मिनिमम से मिनिमम लेके आ पाए। मिनिमम से मिनिमम बोले तो 0.4 0.35 तक अगर हम लेके आ पाए, तब भी टू सम एक्सटेंट हम जो क्वांटिटी ऑफ कैपिलरी पोर्स एंड द कैपिलरी पल्स, वी कैन रिड्यूस दोज अमाउंट ऑफ कैपिलरी पोर्स। एंड द सेकेंड इज we can use इंट्रीगल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड। इंट्रीगल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड जो कि सीमेंट का साथ हम मिक्स कर देते हैं, जब मिक्सिंग होता है उसी टाइम में गेजिंग वाटर का साथ मिक्स करके हम उसका अंदर डाल देते हैं, और पानी जब इवापोरेट करते हैं वो भी इवापोरेट कर जाता है, और जो कैपिलरी पोर्स और कैपिलरी पाथ्स है उसी का अंदर वो सेटल हो जाता है। सेटल होने से क्या है कि पानी मतलब वाटर इंग्रेशन को ये रोक देते हैं। राइट। तो इसके अंदर माइक्रोसिलिका भी यूज़ हो सकता है, माइक्रोसिलिका या और भी चीज़ें यूज़ हो सकती है कंक्रीट को और वाटरप्रूफ बनाने के लिए? एग्जैक्टली, सो माइक्रोसिलिका, ऑफ कोर्स माइक्रोसिलिका का जिक्र मैं इसीलिए नहीं किया क्योंकि दैट इज माइक्रोसिलिका जो यूज़ होता है, इससे ये कैपिलरी पोर्स एंड कैपिलरी पोर्स में क्या होता है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल बनते हैं। माइक्रोसिलिका उस प्रोसेस को और फास्ट कर देते हैं, एंड माइक्रोसिलिका यूज़ करने से आपको बहुत अच्छा एक कंक्रीट आप मिल सकते हैं। बट क्या है, वन, कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ माइक्रोसिलिका एंड एज वेल एज कि आप जब उसमें फाइन्स ज़्यादा ऐड करेंगे तो उसमें फिर आपका एडमिक्सचर का भी खपत बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने माइक्रोसिलिका या इस तरीके का जो भी फाइन पार्टिकल्स है, लाइक फ्लाई ऐश हो गया, फाइन फ्लाई ऐश हो गया, या माइक्रोसिलिका हो गया, इसका जिक्र नहीं किया। बेसिक कंक्रीट का बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स जब हाई ग्रेड कंक्रीट होगा, जहाँ सीमेंट का क्वांटिटी ज़्यादा होगा, अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, उसमें आपको माइक्रोसिलिका यूज़ करना ही है टू प्रोड्यूस अ मच डेंसर कंक्रीट। राइट। तो इसके अंदर मैकफॉल्ट के कौन कौन से प्रोडक्ट्स इसके अंदर यूज़ हो सकते हैं? राइट। सो मैकफॉल्ट का पास जो एडमिक्सचर का प्लास्टिसाइजर का, कंक्रीट प्लास्टिसाइजर का जो रेंज है, सो वो कम्प्लीटली, जैसा उसमें हाइपर प्लास्टिसाइजर हो गया, सुपर प्लास्टिसाइजर हो गया, नॉर्मल प्लास्टिसाइजर हो गया, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर रिडक्शन, ये सब चीज़ का हिसाब से हमारा पास कम्प्लीटली वाटर प्रूफिंग का मतलब एडमिक्सचर का रेंज है, और वो हम यूज़ कर सकते हैं वाटर रिड्यूसर हिसाब में। उसके बाद मैक प्लस LW प्लस जो हमारा प्रोडक्ट है, जो कि एक इंट्रीगल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड है, और ये पानी का साथ मिक्स करके हमें कंक्रीट में ऐड करना है, सो दैट it will fill up the capillary pores and voids. Microsilica, we have 2-3 kind of microsilica, जिसका अंदर पाउडर माइक्रोसिलिका सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये छोड़ के भी हमारे पास ग्रेन्युलर माइक्रोसिलिका भी है जो कि और इफ़ेक्टिव है। सो वी हैव द कंप्लीट रेंज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच कैन बी यूज्ड एज इन कंक्रीट टू प्रोड्यूस अ मच डेंसर एंड स्ट्रॉन्गर कंक्रीट। राइट, गॉट इट। एंड इसके अंदर जो इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग है या क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग है, क्या ये भी सब कंक्रीट को और डेंस बनाते हैं? एग्जैक्टली, क्रिस्टलाइन भी सेम थ्योरी में काम करता है कि जो भी माइनर जो पोर्स है, माइनर क्रैक्स है कंक्रीट का अंदर, ये सब चीज़ को ये क्रिस्टलाइन भी भर देते हैं और उसमें वाटर टाइट बना देते हैं स्ट्रक्चर को। राइट। और जो इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग जो बोलते हैं एडमिक्सचर,
तो वो कैसे काम करता है, कंक्रीट को कैसे डेंस बनाता है, उसका केमिस्ट्री क्या है? उसका जो केमिस्ट्री है कि इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड दो टाइप का होते हैं. वन इज द पाउडर काइंड ऑफ मटेरियल जो कि आप डायरेक्टली मिक्स कर दो, वो इनर्ट मटेरियल है, वो उसका पानी का साथ वो इवापोरेट करके करने का टाइम में वो कैपिलरी पोर्स को ब्लॉक कर देगा. अदर जो लिक्विड वाटर प्रूफिंग इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड है, ये रिएक्टिव मटेरियल है. सो जैसे सीमेंट का हाइड्रेशन का टाइम में कुछ लाइम निकालते हैं, सो द फ्री लाइम जो है माने इट रिएक्ट्स विद द फ्री लाइम्स ऑफ लाइम एंड वाइल हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इट प्रोड्यूस. सो उसका साथ रिएक्शन करके एक कैल्शियम सिलिकेट बनाता है. कैल्शियम सिलिकेट एज यू नो द केमिकल नेम ऑफ ग्लास. सो उसमें एक्चुअली ग्रास का स्मॉल स्मॉल बीड्स बना देते हैं जो कि पोर्स को फिलअप कर देते हैं. तो ये उसका बेसिक केमिस्ट्री है. ओके ओके, गॉट इट. ये अब हो गया हमारा कंक्रीट के बारे में जो आपने बताया, स्टेप 1. स्टेप 2 आपने बताया था कि हमारे को पहले कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स को सबको ट्रीट करना है. राइट. तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स को ट्रीट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं? राइट. सो कंस्ट्रक्शन जॉइंट मोस्ट वल्नरेबल पॉइंट जिसका थ्रू में पानी का रिसाव आ सकते हैं. तो उसमें हमें बेसिकली एक तो जो हमारा गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में आते हैं कि उसमें स्टेप बनाइए और स्टेप बना के मतलब उसमें एक की सीयर की प्रोवाइड किया जाए. दैट इज़ नंबर 1. बट फ्रॉम आवर साइड हम लोग ये कहेंगे कि 1 इज़ द कंप्लीट क्लीनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन जॉइंट बिफोर पोरिंग द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, नेक्स्ट करने का पहले कंप्लीटली इसको क्लीन करना पड़ेगा जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट है. एंड सेकेंडली वी नीड टू यूज़ सम बॉन्डिंग एजेंट. बॉन्डिंग एजेंट का मतलब ये डिफरेंट टाइप में आते हैं. इपॉक्सी बेस्ड बॉन्डिंग एजेंट जो हम लोग देते हैं, इपॉक्सी बेस्ड बॉन्डिंग एजेंट या लेटेक्स बेस्ड बॉन्डिंग एजेंट. तो इस तरीके का बॉन्डिंग एजेंट हमें अप्लाई करना है. बॉन्डिंग एजेंट का काम है कि ये ओल्ड कंक्रीट एंड न्यू कंक्रीट का अंदर इट्स अ काइंड ऑफ एडहेसिव. सो ओल्ड कंक्रीट एंड न्यू कंक्रीट ये दोनों को ये बॉन्ड कर देते हैं. एंड द थर्ड प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लेना चाहिए दैट इज टू प्रोवाइड द वाटर बार, वाटर स्टॉपर. वाटर स्टॉपर ये तो ग्रैंड ओल्ड सिस्टम है कंस्ट्रक्शन जॉइंट के लिए. पीवीसी वाटर स्टॉपर, रबर वाटर स्टॉपर. लेकिन इनका जो प्रॉब्लम क्या है, उसको कीपिंग द वाटर स्टॉपर इन पोजीशन इज रियली अ हरक्यूलियन टास्क. क्योंकि उसको वो जब भी आप कंक्रीट उसमें डालेंगे वो टेढ़ा हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली उसी के थ्रू में पानी आना शुरू हो जाते हैं. सो इसलिए वी आर कमिंग अप विथ न्यू काइंड ऑफ वाटर स्टॉपर विच इज कॉल्ड स्वेलेबल बार. सो स्वेलेबल बार क्या है, ये आपका 20 mm बाई 10 mm में आते हैं, 40 mm बाई 40 mm में आता है, डिफरेंट साइज में आता है डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ द कंक्रीट एंड ऑल. वो हम डिज़ाइन में बताते हैं. तो उसमें क्या है कि उसको जस्ट आप फिक्स कर दीजिए. ये इसका सेक्शन ओनली 20 mm बाई 10 mm या 40 mm बाई 40 mm इस तरीके का है. तो उसको आप बीच में किसी इपॉक्सी एडेसिव से उसको फिक्स कर दीजिए. उससे उसका हिलने का कोई चांस नहीं है बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली फिक्स्ड. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2 क्या होता है कि जनरल वाटर स्टॉपर में हमें करना क्या पड़ता है कि पहले जब फर्स्ट लेयर ऑफ कंक्रीट, फर्स्ट पोर ऑफ कंक्रीट हो रहा है उसी टाइम में आधा उसका अंदर इंसर्ट करना पड़ता है, जो भी अगेन उस जगह में प्रॉपरली वाइब्रेटर नहीं चलते हैं. तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो कि हम स्वेलेबल वाटर बार सिस्टम में उस चीज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं. एंड उसका बाद आप नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंक्रीट जैसे ही आप डाल दिया तो अंदर पानी का टच में जाके वो स्वेल हो जाते हैं और होके आपका जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट है इसको कम्प्लीटली सील कर देते हैं. ओके. तो ये जब कंक्रीट फ्रेश कंक्रीट पड़ता है उस पे उसी के पानी से रिएक्ट करके उसी का पानी से रिएक्ट करता है. एब्सोल्युटली राइट. ओके. और जब पानी सूख जाता है तो वापस ये श्रिंक भी हो जाता है या ये श्रिंक बहुत कम श्रिंक होता है. मतलब जो श्रिंकेज परसेंटेज है बहुत कम. ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत श्रिंकेज होते हैं बट उसमें फिर से अगर पानी का टच में कभी भी आ गया तो वो फिर से स्वेल हो जाते हैं. तो यही इसका मेन है फंक्शन है कि अगर कहीं किसी से पानी घुस गया अंदर तो अगेन वो अपना काम शुरू कर देगा. वो इनर्ट पोजीशन में सोया रहेगा बट जैसा ही पानी आ गया वो अपना फोर्स लेके और अपना काम कर देते हैं. So that is the beauty of this product. Right.
तो जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट बनते हैं एक स्ट्रक्चर में, तो जैसे एक तो बेसमेंट में हो गया, जब लेयर बाय लेयर हमने कंक्रीट पोर करते गए, तो वो एक तो बेसमेंट में बन गए हॉरिजॉन्टली। और कहाँ कहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स बन सकते हैं किसी बिल्डिंग में? सो एक तो राफ्ट का अंदर जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट बन गया। सेकेंडली, अब जब जो स्टिच स्लैब हो रहा है, स्टिच स्लैब में जहाँ आइसोलेटेड फाउंडेशन और उसका बाद वो फिलिंग हो जाता है, मिट्टी फिलिंग हो जाता है, उसका बाद एक कॉमन रफ डाल जाते हैं, तो उसमें कॉलम का जो सरफेस है उसका साथ जो नया कंक्रीट आया वो भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट के हिसाब से ही आपको ट्रीट करना पड़ेगा। सेकेंड, द वर्टिकल कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स जो कि वॉल शटरिंग में करने का टाइम में आते हैं, रूफ में कंस्ट्रक्शन जॉइंट आ सकते हैं, कॉलम में कंस्ट्रक्शन जॉइंट आ सकते हैं। मतलब एवरी स्ट्रक्चर जनरली बीम में नहीं देते हैं, क्योंकि बीम में बीच में हम कंक्रीट बंद नहीं करते हैं, सपोर्ट टू सपोर्ट ही करते हैं। बट ऑफ कोर्स नेक्स्ट पोर्ट जो आएगा उसमें आपको देना ही पड़ेगा। सो एवरी कंस्ट्रक्शन जॉइंट जहाँ भी ये प्रॉब्लम है वहाँ ही करना चाहिए। हाँ, जो इसमें नहीं है, मतलब वाटर का टच में नहीं है, लाइक से कॉलम है, तो कॉलम में आप वाटर बार अवॉइड कर सकते हो, उसमें सिर्फ बॉन्डिंग एजेंट यूज़ करके काम हो सकते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ क्लीनिंग ऑफ द सरफेस। मिट्टी अगर उसका अंदर गिर गया या कुछ हुआ कॉलम का अंदर, तो उस चीज़ को, ये कभी कभी मैंने देखा लकड़ी का बुरादा, जब कारपेंटर काम कर रहा है, कॉलम का शटरिंग कर रहा है, वो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, जो लकड़ी का जो बुरादे होते हैं, जब उसको काटने का टाइम में निकालते हैं, वो भी अंदर ही रह जाते हैं। सो दोज थिंग्स नीड्स टू बी taken care, and we need to take care of the construction joints. हाँ, जो भी वाटर का टच में है उसमें आप स्वेलेबल बार लगाइए, और जो नहीं है उसमें ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसमें जैसे अगर हम छत पे देखें, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है और फिर पैरापेट वॉल्स होती है, Right. तो जहाँ पे वो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, क्या उसको भी एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट की तरह ट्रीट किया जाता है, या उसको कैसे टेक केयर करते हैं, क्योंकि वहाँ से भी बहुत लीकेजेस होते हैं? राइट। तो उस जगह में एक्चुअली करना चाहिए, बट क्या होता है कि पैरापेट वॉल जनरली ब्रिक का होते हैं, तो हम करते नहीं हैं। आप अगर CPWD स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि ये जो गोला बनाने वाला जो स्पेसिफिकेशन, उसमें क्लियरली कहा गया कि आप पैरापेट वॉल में एक ग्रुप बनाइए, सो दैट वो गोला ग्रुप का अंदर घुस जाए। क्योंकि ऑलमोस्ट हमने हर एक स्लैब में देखे हैं, जो गोला का जो सरफेस और जो ब्रिक वॉल का सरफेस है, वो सरफेस का अंदर क्रैक डेवलप हो गया। तो इसको ये इस तरीके से अवॉइड करना है। बट द प्रॉब्लम इज कि ब्रिक वॉल को चिपिंग करने, क्योंकि वो ब्रिक वॉल कितना 1 मीटर मैक्सिमम हाइट होता है, तो उसको आप जब छेनी हथौड़ी से या मैकेनिकली चिपिंग करेंगे, तो उसमें फिर ब्रिक वॉल का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ घट जाता है। सो फॉर मेकिंग अ गोला, मैं रिकमेंड करता हूँ कि उसमें आप बॉन्डिंग एजेंट लगा के गोला को बनाएं। जैसा ही कॉर्नर फिलेट बनाएंगे, जिसको हम गोला कहते हैं, उसमें दोनों साइड में, वर्टिकल साइड एंड हॉरिजॉन्टल साइड, दोनों में आप बिफोर प्लेसिंग द कंक्रीट फॉर कॉर्नर फिलेट अप्लाई बॉन्डिंग एजेंट। उससे क्या होगा, द बॉन्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल बॉन्ड बिटवीन द गोला एंड द वर्टिकल सरफेस, उसमें कोई क्रैक डेवलप नहीं होगा। राइट, गॉट इट। और क्या कंस्ट्रक्शन जॉइंट में इंजेक्शन ग्राउटिंग की भी ज़रूरत पड़ती है? राइट। सो कंस्ट्रक्शन जॉइंट, नाउ 2 टाइप का कंस्ट्रक्शन जॉइंट का ट्रीटमेंट है। एक है प्री कंस्ट्रक्शन और वाइल कंस्ट्रक्शन, जो अगर आप कर दिया तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं हुआ, हम लोग को जब साइट मिलता है तो क्या होता है कि ऑलरेडी कास्ट हो चुके हैं, तो उसमें हम जाके देखते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट में प्रॉब्लम है। इन दैट केस, सो द पोस्ट कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन जॉइंट ट्रीटमेंट, जिसमें हम रिकमेंड करते हैं कि आइडेंटिफाई करो कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहाँ है, मेक वी ग्रूव अलोंग द कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स, फिक्स नोजल्स एट रिक्वायर्ड सेंटर टू सेंटर, और उसमें इपॉक्सी या सीमेंट ग्राउट भी कर सकते हैं, माइक्रोफाइन सीमेंट, या पॉलीमर ग्राउट कर सकते हैं, सीमेंटेशियस पॉलीमर,
वो भी ग्राउट कर सकते हैं, तो उसको ग्राउट हमें करना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर रिमूविंग ऑफ द पैकर्स और नोजल्स, फिर ये जो जॉइंट हो गया, उस जॉइंट को कोई भी पॉलीमर मोटर लाइक इपॉक्सी मोटर भी हो सकता है या सीमेंटेशियस पॉलीमर मोटर हो सकते हैं, उससे उसको भरना पड़ेगा। सो दैट इज द पोस्ट कंस्ट्रक्शन ट्रीटमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉइंट। गॉट इट। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन जॉइंट के बारे में। अब जो एक्सपेंशन जॉइंट बिल्डिंग में बनते हैं, तो एक्सपेंशन जॉइंट को कैसे ट्रीट करना चाहिए, और एक्सपेंशन जॉइंट होते कब कब किस किस सिचुएशन में है? राइट। सो एज वी ऑल नो कि हर एक मटेरियल का एक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। सो कंक्रीट का भी एक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। सो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये 30 मीटर स्लैब एंड जिसका आपका टेम्परेचर डिफरेंस में बी अनदर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस। सो ये अगर हम कंसीडर करते हैं, तो कैलकुलेशन करने के बाद मैंने देखा जो जॉइंट जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा एक स्लैब का, इट विल कम नियर अराउंड 10 to 12 मिलीमीटर। ठीक है। सो उसका कम में नेग्लिजिबल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो एनी स्लैब और एनी स्ट्रक्चर जो कि एक्सपोज टू वेदर, एक्सपोज टू सनलाइट है और जिसका लेंथ 30 मीटर से ज़्यादा है, उसमें एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करना जरूरी है, नहीं तो उसमें क्रैक आ जाएगा। ओके। और उसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं फॉर वाटर प्रूफिंग? राइट। सो जनरली जो एक्सपेंशन जॉइंट्स हम रखते हैं वो 20 mm रखते हैं, किसी जगह में 30-40 mm रखते हैं, तो इस तरीके से हम एक्सपेंशन जॉइंट को रखते हैं। सो एक्सपेंशन जॉइंट ट्रीटमेंट करने का जो तरीका है जो वो भी बहुत दिन से चले आ रहा है, वो है पॉलीसल्फाइड सीलेंट। सो एक तो पॉलीसल्फाइड सीलेंट है, पॉलीयूरेथेन सीलेंट है, एंड नाउ इट इज एक्सपेंशन जॉइंट टेप यूज़ हो रहा है, जो कि फ्लेक्सिबल एक्सपेंशन जॉइंट टेप हो रहा है। थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, अगर ये कोई पोडियम है, पोडियम मतलब लैंडस्केप एरिया है जिसका ऊपर मिट्टी आ जाएगा और पेड़ पौधा लग जाएगा, तो उस केस में आपको डुअल ट्रीटमेंट करना है, वन विद द सीलेंट एंड सेकेंड विद द टेप। बिकॉज वो उस अगर आप वहाँ से कोई लीकेज आया तो आपको कंप्लीटली रिमूव करना पड़ेगा। तो एंड बेसिक एक्सपेंशन जॉइंट का जो ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट होता है एक बैकर रॉड हमें डालना पड़ता है उसका अंदर, जॉइंट का अंदर, टू क्रिएट अ डिज़ाइन। सो जनरली जो पॉलीसल्फाइड सीलेंट होता है, पॉलीसल्फाइड सीलेंट में जो जॉइंट डिज़ाइन होता है वो है विड्थ अगर 40 mm है तो डेप्थ हमें 20 mm रखना पड़ेगा। सो हाफ द डेप्थ, तो जो विड्थ है उसका आधा डेप्थ होगा। यहाँ मैं एक्चुअली ये मोस्टली जो भी वाटर प्रूफिंग में काम करते हैं इन लोगों को मालूम है, लेकिन इसमें कहाँ टेक केयर करना है उस चीज़ में मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करता हूँ। सो क्या होता है, उसका बाद हम क्या करते हैं, उसमें पॉलीसल्फाइड सीलेंट को पोर कर देते हैं। एक इस चीज़ में हमें एक्चुअली जो ध्यान रखने का चीज़ है, जो कि हमें टेक केयर करना है कि only bond should be in between the two surface. ओके, जो थर्ड सरफेस मतलब जो ओवर द बैकर रॉड, ये सरफेस में बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होने से जो पैटर्न, जो स्ट्रेस का पैटर्न होगा, वो पैटर्न कंप्लीट डिफरेंट होगा। तो इसीलिए हमें जो बैकर रॉड है, उस बैकर रॉड का ऊपर एक मास्किंग टेप लगाना जरूरी है। सो ये टेक केयर का नंबर 1। एंड सेकेंड, हम लोग प्राइमर अवॉइड करते हैं। ठीक है, प्राइमर नहीं लगाया, सिर्फ पॉलीसल्फाइड सीलेंट लगा दिया। इट्स नो, कंप्लीटली प्राइमर हमें लगाना है। नाउ एक जनरल आइडिया क्या है कि प्राइमर जब टैकी रहेगा तभी आप उसमें सीलेंट डाल दो। देन अगेन दिस इज अगेन नो, प्राइमर को सूखने दीजिए, सीलेंट उसका साथ बॉन्ड अपने आप ले लेगा, वो सीलेंट का प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्राइमर को ऐसा नहीं कि ये कोई गोंद जैसा चीज़ है कि उसको उससे आप सीलेंट का साथ बॉन्ड ले लेगा। दिस इज प्राइमर, उसको वो ड्राई हो जाए, एटलीस्ट जो भी लिटरेचर में लिखा है, TDS में लिखे हैं कि उनका ड्राइंग टाइम जो है, ड्राइंग टाइम रहने दीजिए, मतलब उसको कंप्लीट होने दीजिए, एंड देन यू पोर द पॉलीसल्फाइड सीलेंट ऑन दैट, और एनी काइंड ऑफ सीलेंट। पॉलीयूरेथेन हो सकता है, सिंगल कंपोनेंट पॉलीयूरेथेन, 2 कंपोनेंट पॉलीयूरेथेन, व्हाटएवर। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ ट्रीटिंग एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट।
ठीक है, तो अभी हमने जो डेप्थ में डिस्कस किया पहला तो कि कंक्रीट को हम डेंस कैसे बनाएं, हाँ, और दूसरा हमने डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन जॉइंट्स को कैसे राइट, ट्रीट करें। राइट, जो तीसरा आपने पॉइंट बोला था कि हमारे को अब एक बैरियर देना है, वाटर बैरियर राइट, प्रोवाइड करना है पॉजिटिव सरफेस पे, राइट, तो अब उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और कैसे कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि सही ऑप्शन क्या है हमारे लिए। एब्सोल्युटली राइट। सो पहले हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि व्हाट इज पॉजिटिव सरफेस। सो पॉजिटिव सरफेस इज द सरफेस जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट विथ वाटर के साथ है या कांटेक्ट विथ द सॉयल और समथिंग लाइक दैट। सो ये हो गया पॉजिटिव सरफेस। एंड फॉर अ रूफ द टॉप लेयर इज द पॉजिटिव सरफेस। फॉर अंडरग्राउंड structure basement, outside surface is the positive surface. For a sunken slab, inside surface is the positive surface. For a underground water tank, दोनों सरफेस पॉजिटिव सरफेस। सो हमें ट्रीटमेंट जो देनी है वो देना है ऑन द पॉजिटिव सरफेस। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन क्राइटेरिया जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किस टाइप का मेम्ब्रेन देंगे। मेम्ब्रेन में दो टाइप का मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, वन इज प्रीफॉर्म मेम्ब्रेन एंड द सेकेंड वन इज द लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन। सो लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन, प्रीफॉर्म मेम्ब्रेन नाम से ही पता चल रहा है कि वो फैक्ट्री मेड मटेरियल है जो कि साइट में आ जाता है, हमें उसको किसी एडहेसिव से बॉन्ड करना पड़ता है सरफेस से, या लूजली लेड हो सकते हैं, एंड जॉइंट्स को हमें सील करना पड़ेगा। उसका अंदर पीवीसी मेम्ब्रेन आता है, एचडीपी मेम्ब्रेन आता है, ईपीडीएम मेम्ब्रेन आता है, एपीपी मेम्ब्रेन आता है, एसबीएस मेम्ब्रेन आता है। इस टाइप का मेम्ब्रेन सिस्टम हो गया। एंड लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन, ये लिक्विड फॉर्म में आते हैं। ये सिंगल कंपोनेंट हो सकते हैं या टू कंपोनेंट हो सकते हैं। सिंगल कंपोनेंट का मतलब है मोस्टली मॉइस्चर क्योर्ड, एंड टू कंपोनेंट मतलब इसमें हार्डनर अलग से आता है जो कि क्रॉस लिंक करते हैं उसी चीज़ को, मे बी इपॉक्सी और पॉलीयूरेथेन व्हाटएवर। सो दैट इज द क्रॉस लिंकर। अब क्या है कि सिस्टम हम कहाँ क्या प्रोवाइड करेंगे, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा लंबा बात करना है, तो शायद उतना टाइम अभी नहीं मिलेगा। सो सिलेक्टिंग क्राइटेरिया जो है उसमें हमें देखना, लाइक अब अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर क्या है कि हमें पीसीसी में का ऊपर ही वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो उसमें अगर हम कोई लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन दे जो कि फुल्ली बॉन्डेड है, एंड आफ्टर लोडिंग जब वो टावर का पूरा लोड आ जाएगा उसका ऊपर, तो पीसीसी इज नॉट रेनफोर्स्ड वन, सो उसमें क्रैक आ जाएगा। वो क्रैक आने से क्या होगा, जो कि 100% बॉन्डेड मटेरियल है, जो लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन है, वो भी क्रैक हो जाएगा। सो आपका जो वाटर प्रूफिंग का पर्पस था वो डिफीट हो गया। सो फॉर अ राफ्ट ऑफ अ बेसमेंट हमें करना क्या है, हमें प्रीफॉर्म मेम्ब्रेन में जाना है जो कि फुल्ली बॉन्डेड नहीं है। सो व्हाट आर दे आर टीपीओ मेम्ब्रेन, पीवीसी मेम्ब्रेन, सबसे ज़्यादा जो चल रहा है एचडीपी मेम्ब्रेन। टीपीओ एंड पीवीसी मेम्ब्रेन थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको मशीनरीज एंड स्किल्ड मैन पावर चाहिए। एचडीपी में भी ऑफकोर्स चाहिए, बट उसमें जो जॉइंट सीलिंग वगैरह है वो थोड़ा सा इजीली हो जाते हैं। तो एचडीपी अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। Now as far as the vertical side of underground structure is concerned, in that case you have to go for some self-adhesive membrane system, or else we can go for a high built polyurethane, we can go for cementitious also. So horizontal and vertical basement का हो गया। फॉर sunken areas में जनरली हम सीमेंटेशियस जो एक्रेलिक पॉलीमर मॉडिफाइड और एसबीएस मॉडिफाइड सीमेंटेशियस मटेरियल है उसी को हम रिकमेंड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर प्रीफॉर्म्ड मेम्ब्रेन का वो नहीं होगा, मतलब प्रीफॉर्म्ड मेम्ब्रेन उसमें कामयाब नहीं होगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी बेंड्स एंड जॉइंट्स। तो उसमें हमें लिक्विड अप्लाइड चाहिए। अब लिक्विड अप्लाइड कौन सा देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, कि उसमें हमें मॉइस्चर फ्री स्ट्रक्चर मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, उसी हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। फॉर अ रूफ काइंड ऑफ थिंग, जहाँ हमें थोड़ा सा बेटर लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन देना जरूरी है। एंड लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन अभी हम लोगों को ये सुनने में आते हैं कि
जनरली हम जब जाते हैं हमारा क्लाइंट का पास, हम पिच करते हैं कि हमारा इतना इलोंगेशन है, हमारा ये सब चीज़ इलोंगेशन लेके मेन एम्फोसाइज करते हैं। लेकिन लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन सिलेक्ट करने का टाइम में जो कि selecting authorities है like architects, consultants and the government bodies and other people who are selecting the and we also कि हम क्या प्रोडक्ट पिच करेंगे। उसमें एक्चुअली 3 चीज़ हमें देखना चाहिए लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन में। वन इज़ द इलोंगेशन, ऑफ कोर्स देयर शुड बी इलोंगेशन। द सेकेंड थिंग इज़ द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड द थर्ड थिंग इज़ द बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब ये तीनों का जो रिलेशन है ये मैं एक्चुअली वाइल वर्किंग फॉर रूफ वाटर प्रूफिंग आई रियलाइज कि ये कैसे काम करते हैं। सो मैं अपने आप को जो क्वेश्चन पूछा था कि एक स्लैब है, रूफ स्लैब है जिसका अंदर कोई क्रैक नहीं है एंड यू आर अप्लाइंग अ मटेरियल, अप्लाइंग सम लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन। सो ये जो लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन हमने अप्लाई कर दिया और किसी कारण से उसमें क्रैक डेवलप हो गया। So, what is the quantum of the crack? From 0 to say 1 millimeter. So, ये 0 to 1 millimeter में आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए। So, डेल्टा L मैं मानता हूँ। So, L1 is equal to 0. द एक्सपेंशन मतलब जो क्रैक का डेप्थ है वो 1 मिलीमीटर है। सो डेल्टा L इज 1 मिलीमीटर। सो जो परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन इज रिक्वायर्ड कि डेल्टा L डिवाइडेड बाई L1। L1 मतलब क्या है? 0। So anything divided by 0 is equal to infinity. So the material which you are using, it should have a infinity elongation. Is it possible? No, it is not possible. So अगर हम उसको एक हाई स्पीड कैमरे से उस क्रैकिंग का जो पैटर्न है उसको हम अगर ऑब्जर्व करें एंड उसको हम स्लो मोशन में देखें तो हम देखेंगे कि जैसे ही कहीं क्रैक्स हो रहा है तो दोनों साइड से मेम्ब्रेन जो लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा पोर्शन बॉन्ड छोड़ रहा है। बॉन्ड छोड़ने से क्या होगा? इनिशियल जो लेंथ है, इनिशियल लेंथ will be more than 0. More than 0, it will maybe 1 millimeter or 2 millimeter. फिर आपका कैलकुलेशन बैठ रहा है। So what you need, one is the bond strength and इसमें फंक्शन कौन कर रहा है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो आपका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द बॉन्ड स्ट्रेंथ। नाउ बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है कंक्रीट के लिए? अगर 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इज द मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि उसमें फिर कंक्रीट नॉट कंक्रीट फेल्योर, उसमें क्या है कंक्रीट का जो स्किन है वो निकल के आ जाते हैं 2 न्यूटन में। तो इसीलिए 2 न्यूटन से ज़्यादा कंक्रीट में नहीं चाहिए। बट देयरफॉर वट एवर मटेरियल यू आर गिविंग it should be the tensile strength should be more than 2 Newton per millimeter square. Then elongation comes into the place. The elongation should be near about, if the elongation is somewhere near around 100% to 500%, your material is okay. So you can select that material for the particular purpose. But the tensile strength अगर उस material में नहीं है तो आप उसमें reinforcement provide करिए और रिन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने का बाद उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाइए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सिलेक्टिंग द राइट मटेरियल। अब जैसे रूफ में जो हम लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या वैरायटी होती है और मतलब क्या सही वैरायटी कैसे हम सेलेक्ट करें कि ये वाला हमारे लिए चल जाएगा, 50% लॉन्गेशन चलेगा या 1000% लॉन्गेशन चलेगा? मतलब हाउ डू वी सेलेक्ट द राइट प्रोडक्ट? राइट। सो अगर हम रूफ वाटर प्रूफिंग के बारे में बताएं तो रूफ हम इनिशियली हम लोग रूफ जो करते थे उसमें एक्रेलिक पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंटिशियस कोटिंग करते थे, जो कि हमारा मैक्रिट MWP बोल के है एंड इट इज़ वेरी वेल एक्सेप्टेड प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्रीज। तो उसमें एक तो वो ये हो गया। तो मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ प्रॉज एंड कॉन्स, सो दैट कि ऑटोमेटिकली जो राइट प्रोडक्ट चूज़ करने का जो थ्योरी है वो इसमें आ जाएगा। सो हाउ दिस आई मीन पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंटिशियस कोटिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं? सो इसा रिजिड सिस्टम जिसमें कि पॉलीमर और सीमेंट एक रेशियो में मिलाया जाता है एंड देन इट इज़ अप्लाइड ऑन द कंक्रीट सरफेस।
सो अगर ये जो पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंटेशियस है, अगर आप देखेंगे तो वेरी इजीली यू कैन से कि इसमें कोई इलोंगेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर ये कैसे काम करेगा? तो इसका मेन फंक्शन यही है कि बीइंग सीमेंटेशियस मटेरियल, द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द कंक्रीट एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द ऑफ योर कोटिंग सिस्टम इज ऑलमोस्ट सेम। तो ये जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए जब मेम्ब्रेन सिस्टम में, लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन सिस्टम में जो क्रैक डेवलप होते हैं ड्यू टू द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कोटिंग पील ऑफ का ये एक रीज़न भी है कि इनका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी कारण से 1 मिलीमीटर कंक्रीट का एक्सपेंशन हुआ है तो ये भी करीब 1 मिलीमीटर का आसपास ही आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम नहीं है बट ऑलमोस्ट सेम है। नाउ द प्रॉब्लम इज, जब ये एक्सपेंशन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाने से क्या होता है कि एक थिन सेक्शन फ्रेजाइलिटी बोल के एक चीज़ है, जो कि सीमेंटेशियस मटेरियल में जितना थिन सेक्शन होगा उसको उतना फ्रेजाइल होगा। तो फिर व्हेन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इज मच मोर, in that case what will happen, this cementitious polymer system may fail due to the thin section fragility. Although इसका जो ये भी खुद ही एक्सपेंड कर जाएगा, इलोंगेशन ना होने से भी ये भी एक्सपेंड करेगा और कंक्रीट जितना ही एक्सपेंड करेगा। तो इसीलिए ये मटेरियल चल रहा है रूफ विद इन 10-15 मीटर लेंथ और विड्थ। उस केस में हम इजीली ये जो सीमेंटेशियस पॉलीमर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उससे ऊपर हम अगर जाएंगे, इन दैट केस वी हैव टू गो फॉर द बेटर मटेरियल। व्हाट इज द बेटर मटेरियल? द नेक्स्ट मटेरियल इज द एक्रेलिक, प्योर एक्रेलिक बेस्ड मटेरियल, जो कि प्योर एक्रेलिक बेस्ड मटेरियल, बट इसका जो इलांगेशन प्रॉपर्टी है वो भी 150 to 200% है। This is also very robust material, and being acrylic is a UV resistance also. So this is also a very good material. Then next आता है polyurethane. अब polyurethane में varieties of polyurethane मिलते हैं। water based polyurethane है, solvent based polyurethane है, pure polyurethane है, aliphatic polyurethane है, basically ये सब aromatic है, and there is aliphatic polyurethane also. तो इनका जो फंक्शनैलिटी है मैं डिस्कस करूँगा। तो ये चीज़ हो गया। नाउ द लेटेस्ट प्रोडक्ट जो कि हम लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन में आ रहा है वो है पॉलीयूरिया। दैट इज़ द बेस्ट मटेरियल। इनका अगर आप देखेंगे तो इनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह है, इट्स मच मोर हायर देन एनी वाटर प्रूफिंग सिस्टम, एज वेल एज इसका अंदर इलोंगेशंस भी है। तो पॉलीयूरिया में भी काफ़ी सारा पॉलीयूरिया आ रहा है, जैसे कि एक हाइब्रिड पॉलीयूरिया हो गया जो कि पॉलीयूरेथेन और पॉलीयूरिया का हाइब्रिड है। सेकेंड आ गया हैंड अप्लाइड पॉलीयूरिया। हैंड अप्लाइड मतलब जो कि जिसका पॉट लाइफ थोड़ा इलोंगेटेड है, पॉट लाइफ थोड़ा ज़्यादा है, जिसको हम ब्रश से या रोलर से अप्लाई कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ द स्प्रे, हॉट स्प्रे पॉलीयूरिया, जिसमें जो सेटिंग टाइम होता है दैट इज़ नियर अराउंड 8 सेकेंड। तो मशीन का से प्लूरल कंपोनेंट एयरलेस स्प्रे से करना पड़ता है, जिसका अंदर एक 12 mm का मैनीफोल्ड होता है, और जिस मैनीफोल्ड में 2 कंपोनेंट मिक्स होते हैं, स्प्रे कर देते हैं सरफेस का ऊपर, एंड उससे क्या होता है 8 सेकेंड में ये सेट ले लेते हैं। तो दैट इज मतलब दीज आर द पॉलीयूरिया सिस्टम विच आर देयर इन आवर इंडस्ट्री। गॉट इट। ये सारे आपके अलग अलग लिक्विड अप्लाइड हो गए। हाँ। तो ये लिक्विड अप्लाइड क्या आपके बेसमेंट स्ट्रक्चर्स की वॉल्स पे भी यूज़ हो सकते हैं या छतों पे यूज़ होते हैं? कहाँ यूज़ हो सकते हैं? जनरली इसको हम छतों में प्रीफर करते हैं। बेसमेंट में यूज़ करने में, बेसमेंट का वॉल में यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन दैट केस यू हैव टू एंश्योर कि आपका जो सरफेस का मॉइस्चर है वो मॉइस्चर 4% से ऊपर है ही नहीं। अगर ये इंश्योर हम कर सकते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट विल नॉट गो बियॉन्ड 4%, इन दैट केस वी कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट्स ऑल्सो।
बट वो जनरली साइट का अंदर नहीं मिलते हैं। बेसमेंट स्ट्रक्चर में जहाँ वाटर टेबल हाई होते हैं तो उस जगह में एक तो वाटर टेबल होता है, और क्या होता है कि एक्सकेवेशन किया हुआ है, सो उसको फिलिंग करना बहुत ज़रूरी है। उतना दिन हम इंतज़ार भी नहीं कर सकते कि कंक्रीट को कंप्लीट सूखने दो। तो इसीलिए क्या है, जनरली हम उसको प्रिफर नहीं करते हैं, मतलब नहीं उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। बट टेक्निकली यूजिंग दिस मटेरियल फॉर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओनली थिंग हमें साइट कंडीशंस को एक बार उसमें रखना है, ध्यान में रखना है कि साइट कंडीशंस क्या है। ओके, गॉट इट। एंड जो प्री फॉर्म मेम्ब्रेन्स हैं, अगर हमारे को छत पे यूज़ करनी है तो प्री फॉर्म मेम्ब्रेन्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं छत के लिए? राइट। सो प्रीफॉर्म मेम्ब्रेन में पहले तो जो टारफेल्ट यूज़ होता था, तो टारफेल्ट का बाद धीरे धीरे टारफेल्ट एबोलिश हो रहा है, बिकॉज उसमें क्या है, 1-2 साल का बाद टारफेल्ट का जो ऑयली पार्ट है वो इवापोरेट हो जाता है एंड ब्रिटल हो जाता है। देन ये एपीपी मेम्ब्रेन आया, एपीपी एटेक्टिक पॉलीप्रोपिलीन। सो हमने ये दिखा गया कि बिटुमेन का साथ द बेस्ट सुटेबल पॉलीमर इज एटेक्टिक पॉलीप्रोपिलीन, जो कि मिक्स कर देने से इसका जो इलांगेशन प्रॉपर्टी, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका शॉर्पनिंग पॉइंट, ये सब चीज़ बहुत अच्छा होते हैं। तो देन एपीपी मेम्ब्रेन जो कि हम यूज़ कर सकते हैं रूफ के लिए। उसका बाद एक है एसबीएस मॉडिफाइड मेम्ब्रेन। वो क्या है कि इसमें फिर आपको इसका जो बेनिफिट है, ये थोड़ा सा एपीपी से रोबस्टनेस में कम है, बट ये इसका कोल्ड वेदर फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी हाई। सो हम लोग जब काम करेंगे, लाइक कश्मीर में हो रहा है, लेह लद्दाख में कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, उसमें वी शुड गो फॉर एसबीएस मॉडिफाइड मेम्ब्रेन, सो दैट कि उसका अंदर वो कोल्ड टेम्परेचर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो रहे। देन वी हैव TPO काइंड ऑफ मेम्ब्रेन, जो कि वेरी रोबस्ट मेम्ब्रेन, जो कि हम छत में मतलब रूफ वाटर प्रूफिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द वेराइटीज़ ऑफ प्रीफॉर्म्ड मेम्ब्रेन जो कि हम रूफ वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके। एंड हमारे को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए कि हमें प्रीफॉर्म्ड करना है या लिक्विड करना है? उसमें क्या कंपैरिजन क्या क्या देखते हैं हम लोग? राइट। सो प्रीफॉर्म्ड मेम्ब्रेन जनरली क्या होता है, प्रीफॉर्म मेम्ब्रेन जो टीपीओ मेम्ब्रेन हो गया या पीवीसी मेम्ब्रेन हो गया, ये क्या है, फुल्ली बॉन्डेड मटेरियल है ही नहीं। सो अगर हम फुल्ली बॉन्डेड मतलब हम लूजली लेड मटेरियल यूज़ कर रहा है, देन वी हैव टू एंश्योर कि उसका ऊपर प्रॉपर लोडिंग हो जाए, सो दैट कि वो मेम्ब्रेन इधर उधर हिले ना। एपीपी मेम्ब्रेन ऑफ कोर्स ये दिस इज अ फुल्ली बॉन्डेड सिस्टम जो कि टॉर्चिंग से लगाना पड़ता है। एपीपी एंड एसबीएस दोनों ही जो टॉर्चिंग से लगाना पड़ता है, एंड इट्स अ फुल्ली बॉन्डेड मटेरियल। द प्रॉब्लम इज द जॉइंट। वो जॉइंट को अगर एक तो उसका एप्लीकेशन में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग बहुत सारे स्मॉल एप्लीकेशन में गलतियाँ करते हैं, राइट फ्रॉम द टॉर्च विच वी आर यूजिंग, द क्लीनिंग ऑफ द सरफेस, प्राइमर एप्लीकेशन, सॉल छोटा छोटा चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ता है। एंड सेकेंडली उसका जो जॉइंट्स होते हैं, वो जॉइंट्स मेम्ब्रेन में कुछ नहीं होता है, लेकिन जॉइंट्स खुल जाते हैं, तो ये एक शॉर्टकमिंग्स है। तो फॉर रूफ वाटर प्रूफिंग मैं ये कहूँगा कि लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन Is the most is the suitable. most suitable. But a roof which is a old roof which is prone to cracking, in that case you can go for loosely laid membrane, Loosely laid like TPO like membrane. TPO membrane. Yes. ओके, गॉट इट। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ आपने बताया हमारे को कि हमारे को प्रोडक्ट्स में क्या क्या रहते हैं, हमारे को जो मेम्ब्रेन बना सकते हैं उसको हमारे को अब जैसे पानी को हमारे को अगर स्लोप देना है जिससे कि पानी उस पर खड़ा ना रहे, तो क्या पहली चीज़ तो क्या पानी अगर खड़ा भी रहता है क्या वो ठीक है मेम्ब्रेन सिस्टम के लिए, या उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? राइट। सो ये पानी जो है, ये कुछ भी वाटर प्रूफिंग सिस्टम हो गया, अगर सालों साल उसका ऊपर पानी जमा रहे, तो उसमें एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जितना है वो तो रहता ही है, जिससे कि एक स्लैब का ऊपर हम ये सोचता नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करें कि 1000 स्क्वायर मीटर का स्लैब में अगर 100 mm पानी जमा है, तो कितना लोड उसका ऊपर इम्पोज हो रहा है, ये एक कैलकुलेशन करने से आपको पता चल जाएगा कि कितना लोड है। एंड सेकेंडली क्या है, वो पानी अगर उसमें स्टेगनेंट रहे तो उसमें डिफरेंट टाइप का
बैक्टीरियल प्रॉब्लम, एल्गी, ये सब चीज़ उसमें डेवलप करते हैं। तो धीरे धीरे वो हमारा जो वाटर प्रूफिंग का मेम्ब्रेन सिस्टम है, उस मेम्ब्रेन सिस्टम को डिके करते हैं, उस मेम्ब्रेन सिस्टम को नुकसान देते हैं। एंड थर्ड इज़ कि इतना पोल्यूशन है, सो पानी जब रेन वाटर ये सब चीज़ हो गया, आप अब आजकल सुनेंगे कि एसिड रेन्स हो रहा है। एसिड रेन्स मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका साथ पानी का रिएक्शन होकर कार्बोनिक एसिड बन रहा है, और ये जो पानी आपका छत में जमा है वो पानी भी वही एसिडिक पानी है। द वाटर इज़ एसिडिक मिक्सड विथ कार्बोनिक एसिड। तो ये सब चीज़ स्ट्रक्चर के लिए भी हार्मफुल है। सो टू एंश्योर द प्रॉपर स्लोप, हमें एक स्क्रीड कंक्रीट करना बहुत ज़रूरी है वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन का ऊपर। अनलेस हमारा जो रूफ स्लैब है, ओरिजिनल मदर स्लैब है, वो ऑलरेडी अगर स्लोप में है, देन द थिंग इज़ डिफरेंट। बट एक स्लोप प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। ये इसका डुअल पर्पस है। वन इज़ टू ड्रेन आउट द एंटायर वाटर, जो कि डाउनटेक पाइप से निकल के चला जाएगा, एंड द सेकेंड इज़ टू प्रोटेक्ट द वाटर प्रूफिंग सिस्टम, वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन सिस्टम फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एज वेल एज डैमेज ड्यू टू द वेदरिंग एक्शन। तो इसे आप कोई भी वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन का जो लाइफ स्पैन है, इसको आप एनहांस कर सकते हो। हम 10 साल का गारंटी देते हैं, लेकिन आप अगर प्रॉपर मेंटेनेंस हुआ, उसको कवरिंग हो गया, वो 20 साल में भी कुछ नहीं होगा। सो यू कैन एंश्योर ऑलवेज अ बेटर लाइफ विथ दिस कवरिंग ऑफ वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन। ओके। कई जगह पे ये भी देखा है कि जो स्लोप है वो मदर स्लैब पे दे देते हैं और वाटर प्रूफिंग उसके ऊपर कर देते हैं। राइट। तो क्या वो बेटर है या फिर स्लोप ऊपर देना बेटर है? राइट। सो हमने जो अभी तक पॉलीयूरेथेन या पॉलीयूरिया ये सब का बात किया है, तो मोस्टली ये जो हो रहा है ये आपका एरोमेटिक प्रोडक्ट है। सो एरोमेटिक प्रोडक्ट, हैविंग सेड दैट, दैट इज द लॉन्ग चेन मटेरियल, बट इसका क्या है, ये यूवी रेजिस्टेंस नहीं होता है। यूवी एंड आईआर में इसका जो सनलाइट आता है, ये इसका जो चेन है, ये चेन थोड़ा बहुत टूटते हैं, ये डिस्कलर्ड भी हो जाते हैं। सो इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर द एलिफेटिक पॉलीमर्स। एलिफेटिक पॉलीमर्स का मतलब है कि एलिफेटिक्स पॉलीयूरेथेन हो सकता है, एलिफेटिक पॉलीयूरिया हो सकता है। तो इस टाइप का मटेरियल आपको यूज़ करना चाहिए। राइट। सो बेसमेंट में वॉल का अराउंड अगर हमने जो मेम्ब्रेन लगाया, से सेल्फ एडहेसिव मेम्ब्रेन और व्हाटएवर, उसमें हमें एक ड्रेनेज बोर्ड से हम उसको प्रोटेक्ट करना है। तो उसमें प्रोटेक्ट किससे करना है? वन इज़ द बैक फिलिंग जब होगा, उसमें जब मिट्टी डालेगा, उसका साथ पत्थर बोल्डर्स का टुकड़ा भी हो सकते हैं, तो उससे नुकसान पहुंच सकते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करना है। एंड द सेकेंड, ये जो ड्रेनेज बोर्ड का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो एक फंक्शन भी आपका वो करेगा कि पानी जो सॉइल से जो पानी आ रहा है, वो पानी को ड्रेन आउट करके नीचे तक लेके चला जाएगा, एंड दैट विल अगेन गो टू द वाटर टेबल, दैट विल ऐड टू द वाटर टेबल। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द वाटर प्रूफिंग लेयर क्रिएट नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको आपको ड्रेनेज बोर्ड से प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सो ग्राउटिंग जो बेसिकली जो पहले जो हम लोग ग्राउटिंग करते थे, दैट ग्राउटिंग वाज सीमेंट ग्राउट, जनरली सीमेंट ग्राउट आज भी होता है सीमेंट ग्राउट, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम, जो करके हम कंक्रीट को और बेटर बना सकते हैं। सो उसमें जनरली क्या करना पड़ता है, द प्रोसेस अगर हम देखें तो उसमें पहले होल ड्रिल करना पड़ता है। Now what will be the depth of the hole? Depth of the hole should be half of the thickness of the wall or thickness of the raft. उसका बाद उसमें नोजल फिक्सिंग करना पड़ता है। सीमेंट ग्राउट करने के लिए आपको नोजल फिक्सिंग करना पड़ेगा, और अगर आप उसमें इपॉक्सी पॉलीयूरेथेन टाइप का कुछ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो आजकल पैकर आ गया जो नॉन रिटर्निंग सिस्टम का पैकर्स है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिर उसमें नोजल लगाना पड़ेगा। नाउ मिस्टेक कहाँ हो जाता है, मैं सिर्फ ये प्रोसेस सबको मालूम है, सिर्फ मिस्टेक कहाँ होता है उस जगह को मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करता हूँ, थोड़ा एनलाइट करता हूँ कि क्या होता है कि जनरली ड्रिल मशीन से हम ड्रिल करते हैं, तो ड्रिल मशीन जब उसका अंदर मूवमेंट होता है, तो क्या होता है कि उसका जो साइड का जो पोर्स है, वो पोर्स कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं।
उसमें आप नोजल लगा के जब हाई प्रेशर में सीमेंट को ग्राउट करेंगे, सीमेंट पार्टिकल उसका अंदर से जाएगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो मूवमेंट ऑफ द ड्रिल बिट वो ऑलरेडी सील हो चुके हैं। तो हमें करना क्या है, ड्रिल होने का बाद फिर उसको हाई प्रेशर वाटर जेट या एयर प्रेशर से, कंप्रेस्ड एयर से उस होल को completely क्लीन करना है, so that the face of the holes जो कि जिसका थ्रू ग्राउट फ्लो होगा वो क्लीन हो जाए। देन फिक्सिंग ऑफ द नोजल फिक्स करने के लिए क्विक सेटिंग कंपाउंड आप यूज़ करिए, एंड देन ग्राउटिंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ग्राउटिंग एंड द प्रेशर। तो जनरली कंक्रीट में कोई किसी भी कंक्रीट का ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप लेंगे तो उसका से M20 कंक्रीट, तो इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन हो गया। बट व्हाट इज़ द टेंसाइल स्ट्रेंथ? तो हमारा IS 456 में ये स्पेसिफाई किया हुआ है। सो द टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी 0.7 √/FCK। सो 0.7 √/, मतलब 20 और 200 kg/cm²। ये अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 to 6 kg/cm² में कंक्रीट, मतलब स्क्वायर में टेंसाइल स्ट्रेंथ में कंक्रीट फेल हो सकते हैं। सो इन दैट केस द प्रेशर जो कि ग्राउटिंग का जो प्रेशर है वो प्रेशर 2.5 kg/cm² आपको मेंटेन करना है, मैक्सिमम प्रेशर। उसमें ग्राउटिंग प्रोसेस जो लोग ग्राउटिंग करते हैं इन लोगों को मालूम है, एज आई हैव वर्कड विथ ऑल दिस ऑपरेटर्स एंड मिस्त्रीज, मेसन्स। सो ये थोड़ा बहुत मुझे ये ज्ञान मिला तो मैं शेयर करना चाहूँगा कि सीमेंट ग्राउट का पहले आप क्लीन वाटर ग्राउट करिए। क्लीन वाटर से क्या होता है, जितना पोर्स एंड वॉइड्स है वो खाली हो जाता है, उसमें क्लीन वाटर कर दीजिए। एंड देन सीमेंट, एक क्वेश्चन और आता है कि कितना सीमेंट कितना पानी मिलाएंगे, कि पहले आप सीमेंट आप पानी ज़्यादा मिलाओ और जितना फ्लो का हिसाब से सीमेंट को बढ़ाते जाओ। सो दिस शुड बी द प्रोसेस अलोंग विथ नॉन स्ट्रिंग ग्राउटिंग कंपाउंड। हमारा जो मैकफोर्ड का जो टर्बो ग्राउट बोल के प्रोडक्ट है उसको आप यूज़ करिए, सो दैट उससे क्या होगा, जो सीमेंट ग्राउट आप करेंगे तो उसमें अंदर जाके ये सीमेंट को श्रिंक नहीं होने देंगे। सो दिस इज़ अ नॉन श्रिंक पॉलीमरिक कंपाउंड जो कि ग्राउटिंग में यूज़ किया जाते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस। सो वन इज़ द प्रेशर एंड वन इज़ द मिक्स प्रोपोर्शन। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अगर ये हम प्रॉपरली फॉलो करें, सीमेंट ग्राउट इज़ ऑल्सो अ वेरी इफेक्टिव सिस्टम। ये छोड़ के भी आज का डेट में काफ़ी सारा वाटरप्रूफ मतलब ग्राउटिंग का सिस्टम आ गया। उसमें इपॉक्सी ग्राउट है। अगेन इपॉक्सी ग्राउट में भी मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, हम लोग इपॉक्सी ग्राउट करते हैं और मैं एक साइट में गया, हमारा सुपरवाइज़र बोल रहा है सर एक नोजल में तो 25 किलो चला गया। सो आई सेड स्टॉप, कि 25 किलो अगर किसी नोजल से ग्राउट जा रहा है तो समवेयर समथिंग इज़ प्रॉब्लमेटिक, तो उसको स्टॉप किया। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी नोजल से 2 किलो से ज़्यादा इपॉक्सी ग्राउट हम करेंगे नहीं, वो करने से स्ट्रक्चर का नुकसान होते हैं। भले हम अनदर दोनों नोजल का बीच में और एक नोजल फिक्स करेंगे, करके उससे ग्राउटिंग किया, लेकिन एक नोजल से 20 किलो 25 किलो जो जा रहा है वो नहीं करना चाहिए। दैट इज इपॉक्सी ग्राउट, राइट। सो इपॉक्सी वॉल्यूमेट्रिक अगर ज़्यादा जमा हो गया, सो अगेन दिस क्वेश्चन ऑफ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, अनइक्वल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का बात आ जाता है। सो इपॉक्सी बीइंग अ रिजिड मटेरियल एंड कंक्रीट बीइंग अ रिजिड मटेरियल, दे हैव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, एंड उसमें क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होते हैं, तो कम, इसीलिए उसमें कम करना चाहिए। ये सब चीज़ जनरली हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा मटेरियल चला गया अंदर तो इस सब हमने कुछ अचीव कर लिया, बट नो, डोंट गो फॉर दैट। स्टेप बाय स्टेप करिए, धीरे धीरे करिए और इंश्योर करिए कि पूरा हो गया। इपॉक्सी ग्राउट में हाई प्रेशर कभी भी यूज़ नहीं करना, वेरी लो प्रेशर। हाई प्रेशर में क्या होगा, अगर ग्रेविटी ग्राउट कर सकते हैं इपॉक्सी, दैट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि अदरवाइज हाई प्रेशर में उसका अंदर एयर वॉइड रह जाएगा और आपका इपॉक्सी उसका अंदर फिल हो गया एंड एयर वॉइड उसका अंदर ट्रैप हो जाएगा। सो लो प्रेशर इपॉक्सी ग्राउट।
ऑल्सो इपॉक्सी ग्राउट करने का टाइम में थोड़ा ध्यान भी रखना है कि इमीडिएटली आफ्टर मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 मिनट इंतज़ार कर लो, सो दैट कि उसका अंदर जो गैस बन रहा है और अब जो पैडलर चला रहा है उसमें एयर वेपर बन रहा है, एयर बन रहा है, वो थोड़ा सा बाहर निकालने दीजिए। थोड़ा सा देखिए कि उसमें बुलबुले आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो उसको आप ग्राउट करिए। सो दीज स्मॉल थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड, एंड आई होप कि अगर हम एक इस तरीके का ट्रेनिंग और भी कर सकते हैं जहाँ छोटा छोटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मेरा जो ये लॉन्ग सर्विस है और इसमें हमने जो सीखा है ये छोटा चीज़ को मैं और भी ज़्यादा लोगों का पास लेके जा पाऊँगा, तो इट विल बी अ प्लेजर फॉर मी। तो ये एक चीज़ हो गया। नाउ आ रहा है पॉलीयूरेथेन ग्राउट। पॉलीयूरेथेन ग्राउट में क्वांटिटी को आप वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर उसको ग्राउट करना है। तो इसमें कितना ग्राउट अंदर जाएगा वो दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर ऑफ वाटर, एंड उसमें फिर हाई प्रेशर में आपको ग्राउट करना है। बट पॉलीयूरेथेन फोम उतना रिजिड नहीं है, ये फिर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहते हैं, तो इस केस में हमें ज़्यादा मटेरियल ग्राउट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये छोड़ के भी सॉइल ग्राउटिंग इटसेल्फ, मतलब एक डिस्कशन हम ग्राउटिंग का ऊपर भी कर सकते हैं। ग्राउटिंग इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज सब्जेक्ट, तो मैं शॉर्ट में ग्राउटिंग का बारे में इतना बताया। सो एक वर्ल्ड वाइड सर्वे किया गया था, नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर भी ये चीज़ होता है। 60 to 70% of any coating failure or any waterproofing failure attributed to the surface preparation. So surface preparation बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है उसमें कोटिंग, कोई भी कोटिंग में। द सेकेंड इज if we are going for the high build coating means like polyurethane और पॉलीयूरिया टाइप का कोटिंग में जा रहा है, और जो कि सॉल्वेंट बेस्ड मटेरियल है, उसमें फिर हमें मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सरफेस जो मेन स्ट्रक्चर है उसका मॉइस्चर कंटेंट में ध्यान देना है कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबका पास मॉइस्चर मीटर नहीं होता है, बट देयर इज़ अ वेरी सिंपल देसी सिस्टम कि आप एक प्लास्टिक का टुकड़ा ले लीजिए 1 फुट बाई 1 फुट और उसको सरफेस के ऊपर रख के चारों साइड सेलो टेप से सील कर दीजिए। नेक्स्ट डे आके आप देखिए कि अगर आपको फ्रॉस्टेड नज़र आ रहा है कि वो थोड़ा सा फ्रॉस्टेड है और जो सरफेस थोड़ा गीला नज़र आ रहा है, उसको निकालने का बाद तो आप मान लीजिए द सरफेस इज़ नॉट रेडी for application of this kind of material. ठीक है, so second is the surface moisture. Again, if you are using cementitious polymer, in that case आपको surface को गीला करना पड़ेगा। सरफेस को गीला करना पड़ेगा, गीला सेट कि SSD कंडीशन, SSD कंडीशन में लाना पड़ेगा कि सरफेस SSD रहे, मतलब उसमें एक्स्ट्रा वाटर भी ना रहे और ये इसका एब्जॉर्प्शन भी ना रहे, तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। एंड सेकेंड इज़ द क्यूरिंग टाइम। हम क्यूरिंग टाइम देते नहीं है। आज हमारा मेम्ब्रेन हो गया, आज हमारा लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन अप्लाई हो गया, फिर 2 दिन का बाद ही उसका ऊपर हमने कंक्रीट डाल दिया। ये ना करके एक बाउंड्री बना के उसको जैसा एक बैरिकेड टाइप का कुछ बना के उसमें हमें किसी को अलाउ हम नहीं करेंगे उसका ऊपर जाने के लिए, और जिसका जितना क्यूरिंग टाइम है उसका उतना क्यूरिंग टाइम हमें देना पड़ेगा और उसको कंप्लीट क्यूरिंग के लिए। सीमेंटेशियस में हम लोग एक बहुत बड़ा गलती कर देते हैं कि एप्लीकेशन जैसा ही सीमेंटेशियस वाटर प्रूफिंग हो गया, हम इमीडिएटली नेक्स्ट डे आके उसमें पॉन्डिंग कर देते हैं, पानी पॉन्डिंग कर देते हैं, which is again a very big mistake. पॉलीमराइजेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको 72 आवर्स मिनिमम देना है। तब तक अगर ड्राई है, सरफेस ड्राई है, कंडीशन वेदर ड्राई है, आप उसमें स्प्रिंकल करो वाटर का, बट कभी भी पॉन्डिंग ना करो। ओनली पॉन्डिंग तभी करो 72 आवर्स हो जाए, वो कंप्लीट पॉलीमराइजेशन हो जाए सीमेंटेशियस का, उसका बाद आप उसमें वाटर पॉन्डिंग करिए। So this is the thing, and again the small joints, ये जो सिस्टम है लाइक पाइल फाउंडेशन हो गया और एक पाइप्स हो गया, ईपीज हो गया, इंसर्ट प्लेट्स हो गया, ये सब का जो जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स को हमें प्रॉपर केयर लेना है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा करो उस जगह में अगर छोड़ दो या प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना करो तो वहीं से आपका पानी घुस जाएगा कंक्रीट का अंदर। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दो स्मॉल डिटेल
हमें डिटेलिंग करना पड़ेगा और थोड़ा सा ये काम थोड़ा सा पैशन का है, थोड़ा प्यार से काम करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे एप्लीकेटर्स का साथ मैंने काम किया जो सही में मतलब ब्रिक बेट कोवा हुआ, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे वो ऐसा ही कोई नहीं है साइट में, वो हर एक ईंटा को हिला हिला के देख रहा है कि वेदर इट इज़ बॉन्ड प्रॉपरली और नॉट। सो दैट टाइप ऑफ पैशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ गुड वाटर प्रूफिंग इकोसिस्टम और वाटर प्रूफिंग का वो करना कि नेक्स्ट डे आके आप देखो कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। आपको थोड़ा प्यार से काम करना पड़ेगा। वाटर प्रूफिंग इज नॉट ओनली ऑपरेट एन आइटम, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। इसको अगर आप ठीक से हमने किया तो किसी भी स्ट्रक्चर, कंप्लीट ड्राई स्ट्रक्चर हम क्लाइंट को दे सकते हैं। राइट। सो फॉर्चुनेट वी हैव अ एप्लीकेटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो एप्लीकेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, अब ग्रुप ऑफ एप्लीकेटर्स जो भी हमारा यहाँ काम हो रहा है तो उसको हम लेके अपना यहाँ प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दिखाते हैं। इवन राइट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ योर ब्रश, वो आप कैसे करेंगे, रोलर कैसे चलाएंगे, किस डायरेक्शन में चलाएंगे, ये सब भी हम सिखाते हैं। जॉइंट्स का डिटेलिंग कैसे करना पड़ता है ये भी हम सिखाते हैं, थियोरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली। तो कंप्लीट डेवलप होने का बाद हम उनको सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं कि ये इसका कंप्लीट ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। एंड ऑफ कोर्स फॉर अ बिग प्रोजेक्ट्स there are so many criteria. We have let down criteria like their manpower force, their skilled manpower force. ट्रेनिंग तो हम प्रोवाइड करेंगे, बाकी कुछ एप्लीकेटर्स का एक फाइनेंशियल साइड्स भी होते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स कि कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कितना लेबर लगा सकते हैं, कितना मशीनरीज लगा सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स वी टेक इनटू अकाउंट कि बिफोर सिलेक्टिंग अ पार्टनर एप्लीकेटर। तो सुकांत जी, आपने स्पेसिफिकेशंस के बारे में, वाटर प्रूफिंग डिज़ाइन के बारे में काफ़ी एजुकेट किया है आज। तो कुछ उन सिविल इंजीनियर्स के लिए जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, जो यंग सिविल इंजीनियर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के फ्यूचर हैं और जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी स्टार्ट कर दी है, तो आपके पास उनके लिए क्या एडवाइस होगी, उनके स्ट्रक्चर्स की लाइफ को कई साल बढ़ाना अगर वो चाहते हैं, अपनी बिल्डिंग को लेगेसी की तरह पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है? राइट। सो मैं एक्चुअली इस फेज से गुजर चुका हूँ, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का बाद मैंने कंस्ट्रक्शन में काम किया एंड आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इन माय 20s। अब मेरा तो 20 साल का उम्र था तब से मैं काम शुरू किया, और उस टाइम में हम कुछ सोचता ही नहीं था। हम सोचते थे ये हमें कितना क्यूबिक मीटर कंक्रीट हुआ, ये हमारा मेन टारगेट हुआ करता था। सो वाटर प्रूफिंग एंड द स्मॉल अदर थिंग्स उसको हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। सो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ही बिरादरी का जो सिविल इंजीनियर्स है उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना मतलब हैव पे रिस्पेक्ट टू दिस वाटर प्रूफिंग, क्योंकि एक छोटा सा गलती वाटर प्रूफिंग लीकेज आपका पूरा स्ट्रक्चर, एक तो आपका अपना लाइफ भी बहुत ख़राब करेगा। क्योंकि मेरा साथ ये चीज़ हुआ था, किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में सबका ट्रांसफ़र हो गया था, मुझे और एक अकाउंट्स का लड़का, हम लोग करीब करीब 1 साल से ज़्यादा उसी साइट में पड़ा हुआ था। वाटर प्रूफिंग कंप्लीट जब तक नहीं हो रहा था, हम हैंड ओवर नहीं कर पा रहा था। मेरा ख्याल से कुछ लोग तो इसका साथ मतलब खुद को भी वो कर पाएंगे। सो ये सिचुएशन हुआ था। तो वाटर प्रूफिंग को नंबर 1 थोड़ा सा इतना ब्लेटेंट डिसरिगार्ड होना नहीं चाहिए, इसको तो वाटर प्रूफिंग के ऊपर थोड़ा रिगार्ड होना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि छोटा छोटा चीज़, जैसे वाटर प्रूफिंग एजेंसी आया नहीं, आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट है, तो इसको आप अगर उसी टाइम में, क्योंकि बाद में उसमें धूल मिट्टी आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन जॉइंट आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, तो उसको अगर आप उसी टाइम में थोड़ा सा किसी मार्किंग करके या पेंट मार्किंग करके रख दीजिएगा कि इसी में इस जगह में कंस्ट्रक्शन जॉइंट था, तो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। क्योंकि कंस्ट्रक्शन जॉइंट आइडेंटिफाई करना इज़ द बिग थिंग। ठीक है, ये हो गया। बहुत सारे साइट में मैं जाके देखता हूँ कि जो एक्सपेंशन जॉइंट है, एक्सपेंशन जॉइंट इतना टेढ़ा मेढ़ा हो जाते हैं जो कि एक मतलब स्ट्रेट लाइन में रहता नहीं है। तो एक्सपेंशन जॉइंट को आप लोग स्ट्रेट उसमें फिर हमें हमारा पास कुछ चारा नहीं होता है, हमें उसी टाइप में ही करना पड़ता है। एंड उसमें क्या होता है कि हम
माने 1 मीटर के लिए से 1.2 मतलब ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, जिससे कि ज़्यादा स्ट्रेस उसका अंदर डेवलप हो रहा है, ज़्यादा टेंसाइल उसमें डेवलप हो रहा है। तो जो एक्सपेंशन जो हम जब डालेंगे तो प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ जो फीलर बोर्ड है, इसको हम प्रॉपर पोजीशनिंग करके रखेंगे सो दैट कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन में हो जाए। और बाकी कंक्रीट का बारे में तो बोलना नहीं, मतलब ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है कि वाटर सीमेंट रेशियो किस तरीके से डेट्रीमेंटल है फॉर वाटर प्रूफिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो ये सब चीज़ में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और जब भी आप कोई स्ट्रक्चर का कास्टिंग कर रहा है, कंक्रीटिंग हो रहा है, उसी टाइम में अगर आप वाटर प्रूफिंग का भी एक ये सिर्फ एक वाटर प्रूफिंग एजेंसी का काम है, ये ना सोच के आप ये सोचिए कि ये आपका स्ट्रक्चर का काम है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि कहाँ जॉइंट आ रहा है, कहाँ इंसर्ट प्लेट्स लग रहा है, किस जगह में अगर इंसर्ट प्लेट उसमें लगेगा या पाइप लगेगा तो उसमें उसको आप सिर्फ पाइप फिक्स करके रख दीजिए, उसको नॉर्मल सीमेंट मोटर से भरने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बाद में जो वाटर प्रूफिंग एजेंसी आएगा वो देखेगा ऑलरेडी भरा हुआ है, मे बी उसका ऊपर कोटिंग करके चला जाएगा, बट वो दैट विल बी अगेन वीक पॉइंट। तो ये सब चीज़ में ध्यान रखना है। बाकी द सिविल इंजीनियर्स आर द मोस्ट smartest fraternity in engineering, so they know what to do. That's it. राइट। तो किसी को अगर आपके साथ काम करना है या आपसे एडवाइस लेनी है या आपसे स्पेसिफिकेशन बनवानी है, तो क्या प्रोसेस उनको फॉलो करना चाहिए आपसे कनेक्ट करने के लिए? सो हमारा ये पॉडकास्ट का एंड में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब कुछ है। सो प्लीज़ कॉल अस and we not only me, we have a complete technical team जो कि आपका सर्विस में रहेगा। and if required we have a complete training program जो कि ऋषभ जी लीड करते हैं। तो वो जो प्रोग्राम है वो उस प्रोग्राम के तहत हम लोग ग्रुप में भी ट्रेनिंग कराते हैं, theoretical training as well as if you want we can go for practical training also. तो जो मैकफोल्ड का निर्माण गुरुकुल प्रोग्राम है, क्या आप उसके बारे में कुछ दो लाइन बताना चाहेंगे? जी एक्चुअली हमने जो डिज़ाइन किया मैकफोल्ड निर्माण गुरुकुल, क्योंकि हमने इतना साल काम करने का बाद, इतना सारे प्रोजेक्ट में काम करने का बाद हमें महसूस हुआ कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड द वे वी आर वर्किंग, ये दोनों का अंदर एक गैप है। एक वन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज and second in terms of knowledge means the particular waterproofing के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो प्री रिक्विजिट है वाटरप्रूफिंग के लिए, इस चीज़ का नॉलेज, मैं इंजीनियरिंग का नॉलेज का बात नहीं कर रहा हूँ। तो इधर एक गैप है, तो उस गैप को हमें ब्रिज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमारा सिस्टम यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो दैट डजेंट मैटर, बट हम लोग इसका जो टेक्निकल पार्ट है हमारे लिए, द प्रोडक्ट्स आर नो मोर अ प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली अ सॉल्यूशन। सो हमारा जो प्रोडक्ट्स, हम लोग जो प्रोडक्ट्स देते हैं वो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो उस सॉल्यूशन को किस तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे आपका साइट में, प्रोजेक्ट में, एंड मे बी आज अगर एक अच्छा ट्रेनिंग आपको हम दे पाया तो आप ज़िंदगी भर हमें याद करोगे कि हाँ ये हमें अच्छा एक चीज़ मिला जिससे हमारा ज़िंदगी सुधर गया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द प्रोफेशनल लाइफ जो है वो सुधर गया। हम बेटर प्रोडक्ट बना रहा है, बेटर स्ट्रक्चर बना रहा है, और हमारा क्लाइंट भी खुश है, हमारा कंपनी भी खुश है। सो इसलिए हमने निर्माण गुरुकुल जो चालू किया उसमें हम अक्रॉस इंडिया एंड इंडिया का बाहर भी, नेपाल एंड अदर कंट्रीज़ ऑल्सो, श्रीलंका, वहाँ भी हमने इस चीज़ का वो जिक्र किया। एंड हम लोग प्रोग्राम कंटिन्यूअस करते रहता हूँ, जिससे कि ये जो स्किल गैप है इस स्किल गैप को हम कम कर सकते हैं। राइट। तो ये आपका मतलब आपके पैशन से आप ये निर्माण गुरुकुल प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं। एक्चुअली ये पैशन से ही ये चीज़ को कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पैशनेट हूँ वाटर प्रूफिंग के लिए। जैसा उस मिस्त्री का मैंने बात किया जो नेक्स्ट डे सुबह आ गया, जब साइट शुरू नहीं हुआ, आके वो देख रहा है कहाँ बॉन्ड छोड़ रहा है, क्या हो रहा है, उस टाइप का पैशन मेरा अंदर भी है वाटर प्रूफिंग को लेके। और मैं सोचते भी रहता हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ फंक्शन करता है। एंड एट दिस आफ्टर गेटिंग दिस एक्सपीरियंस एंड दिस एज ग्रुप, अब मैं देना चाहता हूँ
सबको मतलब जो भी मैंने सीखा उस चीज़ को सिखाना चाहता हूँ उन लोगों को। सो आई विल बी हैप्पी अगर आप लोग ज्वाइन करें हमारा निर्माण गुरुकुल, और उससे हम कुछ वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं आपका लाइफ में, और द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर में अगर कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, सो विल बी वेरी मच हैप्पी। राइट। तो मैं व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि आप अगर सुकांता जी से 1-to-1 भी कनेक्ट होकर बात करना चाहते हैं तो आप उनके ईमेल आईडी पे sukanta SUKANTA@macfault.com पे आप उनको मेल भी कर सकते हैं, और मैकफॉल्ट को आप डायरेक्टली 1800-103-9664 इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए। एंड सुकांता जी, मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि जिस तरीके से आपने इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को एक 4 स्टेप प्रोसेस में आज समझा दिया, एक सिंपलिस्टिक अप्रोच के अंदर कैसे डिज़ाइन को हम एकदम सिंप्लीफाई कर दिया आपने हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर्स सबके लिए। सो दैट इज़ एक्चुअली हाईली अप्रिशिएबल, एंड इसको आपकी नॉलेज को यूज़ करके लोग अपने वाटरप्रूफिंग के डिज़ाइन को, अपनी बिल्डिंग के डिज़ाइन को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, आई एम श्योर, एंड अपने बिल्डिंग्स को मतलब इमॉर्टल बना सकते हैं, जिसके बारे में मैंने भी बुक लिखी है फॉर मेकिंग इमॉर्टल स्ट्रक्चर्स। तो उसी चीज़ को लोग आपकी ये 4 स्टेप अप्रोच को यूज़ करके भी कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस प्रोग्राम। एंड सेकेंडली मैं थोड़ा सा अपोलॉजी चाहूँगा कि मेरा हिंदी इज़ नॉट माय मदर टंग, सो थोड़ा बहुत हो सकते हैं ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, वो आप थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। आई एम श्योर सबको समझ आ गया जो चीज़ें समझ आनी थी। राइट, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप लोग को ये एपिसोड अगर पसंद आया तो आप अपनी ही सिविल इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी से इसको शेयर करना ना भूलिए, और इस चैनल को, इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट।